अच्छा जी, मैंने कल थोड़ा सा खुलफा राशिदीन के बारे में आप लोगों को बताया, तो मेरा मकसद किसी को हर्ट करना बिल्कुल भी नहीं था। वालेकुम अस्सलाम। अगर किसी को मेरी बात से किसी से एतराज है तो मैंने तो तारीख बताई है जो हमारी आ सकती है बीपीएससी के एतबार से, और तारीख में मैंने कोशिश करता हूँ कि जो है सिर्फ और सिर्फ अहादीस के बारे में जो है वो बातें करूँ। और हजरत उस्मान के बारे में मैं ये बात करना चाहूँगा कि उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में जो है क्यों मामला खराब हो गए थे, उसकी सिर्फ मैं आपको एक वजह बताता हूँ कि हजरत उस्मान अपनी सिला रहमी की वजह से जो है ना, और अपने जो उनकी एक तो उम्र, जब उनको खिलाफत मिली है तो 70 बरस की उनकी उम्र, ठीक है जी, और उनकी वफात हुई है 82 बरस की उम्र में, ठीक है जी। इस पर भी इख्तलाफ है लोगों को, लेकिन यही बात है कि जो है ना 70 साल की उम्र में उन्हें खिलाफत मिली है, और 70 साल का इंसान बड़ा नजीब होता है और उसके अंदर वो कैपेसिटी, इवन कि आपको इसकी एक एग्जांपल दे देता हूँ। हजरत उस्मान को जब चुना गया ना, तो 6 मेंबर की कमेटी थी, मैंने आपको बताया था, जो हजरत उमर ने बनाई थी। उसमें एक अब्दुर्रहमान बिन औफ थे, और उसके बाद जो है दूसरे नंबर पर हजरत अली थे, तीसरे नंबर पर हजरत उस्मान थे, उसके बाद चौथे नंबर पर हजरत तलहा थे, पांचवें नंबर पर हजरत जुबैर थे, जुबैर बिन अवाम, और छठे नंबर पर इसी तरह के अब्दुर्रहमान बिन औफ थे। ठीक है जी, 6 ये लोग थे, तो 6 लोग थे। तो इनमें हजरत जुबैर ने हजरत अली के हक में कंसीड कर दिया, ठीक है जी, और हजरत तलहा ने हजरत उस्मान के हक में कंसीड कर दिया, ठीक है जी, और जो तीसरे मेंबर थे उन्होंने भी कंसीड कर दिया, और आखिर में बचे 3 लोग, अब्दुर्रहमान बिन औफ, हजरत उस्मान और हजरत अली। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा कि अगर आप मुझे चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाते हो तो मैं भी अपने हक से दस्तबरदार हो जाता हूँ। तो वो भी अपने हक से दस्तबरदार हो गए। तो उन्होंने पूछा कि अगर मैं इनको बना दूं तो आप कहीं जो है एतराज तो नहीं करोगे? उन्होंने कहा नहीं। हजरत अली से पूछा गया, उन्होंने कहा नहीं। तो फिर हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ पूरे अरब, पूरा जो मक्का और मदीना था उधर उन्होंने विजिट वगैरह किए, क्योंकि 3 दिन का टाइम था, और उन 3 दिनों में हुदैफा बिन जमान जो है नमाज अदा फरमा रहे थे। ये भी हजरत उमर खुद बताकर चले गए थे कि भाई 3 दिन के अंदर अंदर आप लोगों ने फैसला करना है। अब तीसरा दिन आ गया, फजर का टाइम आ गया, तो क्योंकि जब उन्होंने ओपिनियन ली तो सारे के सारे वोट हजरत उस्मान, हर बंदा कहे किसको बनाओ खलीफा, हजरत उस्मान, किसको बनाओ खलीफा, हजरत उस्मान। किसी एक बंदे ने भी वोट जो है हजरत अली के हक में नहीं दिया। और सिर्फ ये जो बनु हाशिम थे, इन्होंने हजरत अली के हक में वोट दिया। इसके अलावा किसी कबीले ने हजरत अली के हक में वोट नहीं दिया। उसकी वजह क्या थी? उसकी साफ वजह यही थी कि हजरत अली असूल के पक्के थे, ठीक है जी, और उनकी जो है बड़ी उनकी बुर्दबारी थी, और फैसले के एतबार से वो किसी चीज को नहीं देखते थे। और हजरत उमर का एक 10 साल का इतना सख्त दौर लोग देख चुके थे, तो वो नहीं चाह रहे थे कि हजरत अली आए और फिर दोबारा जो है ना इस तरह की स्थिति दोबारा हम बर्दाश्त करें। इसलिए लोग सारे के सारे हजरत अली की के अगेंस्ट वोट दे दिया। फिर अब्दुर्रहमान बिन औफ ने सुबह के टाइम जब ऐलान किया तो हजरत उस्मान को खलीफा नामजद कर दिया। तो हजरत उस्मान इतने यानी इनके अंदर वो कहते हैं कि कॉन्फिडेंस की कमी, या जो भी जो है कहें कि वो तकरीर भी नहीं कर सके अपनी, जो खलीफा तकरीर करता है, तो उन्होंने कहा मैं बाद में करूंगा तकरीर, ठीक है जी। तो तकरीर भी उठकर खड़े होकर नहीं कर सके। और फिर उसके बाद उनके पास पहला पहला जो मैटर आया ना, वो अबू लोलो फिरोज जो था, उसने अपने आप को कत्ल कर लिया था। कत्ल किया तो 2 लोग थे, एक हरमुज, मैंने बताया था जब जंग वो आ गया था इधर हजरत उमर के सामने, बताया था मैंने ये वाक्य हरमुज का। हरमुज एक ईरानी जर्नल था, तो वो ना उसने कहा मुझे खलीफा वक्त के पास ले जाओ। तो हजरत उमर ने उसे कहा, सुना होगा आप लोगों ने, हजरत उमर ने उसने कहा कि मुझे पानी दो। उसने पानी दिया गया उसे। तो हजरत उमर ने को उसने कहा कि जब तक मैं ये पानी ना पी लूं और आपको स्टोरियम सुना लूं, मुझे कत्ल नहीं किया जाएगा। हजरत उमर ने उसे कह दिया कि हाँ भैया से ठीक है। तो जो है ना उसने पानी गिरा दिया। उसने कहा जब तक मैं ये पानी नहीं पीता आप मुझे कत्ल नहीं कर सकते। तो उसने जो है ना हजरत उमर ने कहा कि ये तो भाई गलत बात है, ये तो आपने जो है ना धोखेबाजी कर रहे हो। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई बात तो ऐसे ही है। तो हजरत उमर ने उसको छोड़ दिया, उसने कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गया। अब ये हरमुज और एक और ईरानियन जनरल था, ये 2 लोग और लोलो फिरोज, ये तीनों खड़े होकर जो है ना एक मशवरा कर रहे थे, और अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर जो है ये इन्हें देख रहे थे। तो जैसे ही इन्होंने इनको देखा तबक गए, और इनके बगल में एक खंजर था जो बाद में जो है ना मौका वारदात से बरामद हुआ हजरत उमर के कत्ल में जो मुलविस थी चीज। तो अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर फौरन अदालत के सामने आ गए कि भाई ये मैंने ऐसे ऐसे वाकया देखा। तो जो है ना अदालत के सामने वो आए, लेकिन उससे पहले जो है ना हजरत उमर के जो बेटे हैं बड़े, ठीक है जी, एक तो अब्दुल्ला इब्ने उमर है, एक उबैदुल्लाह इब्ने उमर है, ठीक है जी। तो उबैदुल्लाह इब्ने उमर ने ये हरमुज को और दूसरे ईरानी जनरल दोनों को कत्ल कर दिया।
ठीक है जी, आउट ऑफ द कोर्ट। तो अब फैसला आया, अब हजरत उस्मान भी बैठे हैं, हजरत अली भी बैठे हैं, क्या कर रहे हैं फैसला। तो हजरत अली ने कहा कि भाई कसास, कत्ल कर, इसने बगैर आउट ऑफ द यानी खलीफा की अदालत के बगैर इसने फैसला कर दिया तो इसको कत्ल करना चाहिए। हजरत उस्मान ने कहा कि ये क्या बात है, कल उसका बाप फौत हुआ है, आज इसको मैं कत्ल कर दूं। हजरत उस्मान ने कहा कि इसकी जगह पर दियत के पैसे मैं दे दूंगा, माफ कर दी। ठीक है जी, वो माफ कर दिया। तो यहाँ ये नहीं नरमी, दिल की नरमी। और फिर क्या किया, ये उकबा बिन अबी मुईत, जिसे मैंने बताया है कि बदर के बाद कत्ल कर दिया, उसका लड़का था अब्दुल्ला बिन अबी सुरा। अब्दुल्ला बिन अबी सुरा उसका लड़का था, ये मुसलमान हो गया। मुसलमान होकर हजूर ने इसे कातिबे वही में लिख रख दिया, तो ये मुर्तद हो गया, इस्लाम को छोड़कर मक्के में चला गया और लोगों को कहना शुरू कर दिया, हजूर तो मुझे जो लिखवाते थे मैं जो लिखता था हजूर को सुनाता था, हजूर कहते थे ये कुरान है। यानी कुरान के बारे में जो है ना गलत मलत ये बातें करना शुरू हो गया। तो जब हजूर पहुंचे मक्का में, तो हजूर ने कहा कि भाई हाँ भाई जो है ना इसको कत्ल कर दो, बेशक ये जहां मर्जी हो, काबे की दीवार के साथ भी लगा हो, जैसे मर्जी। लेकिन हजरत उस्मान से फिर लेकर आ गए, माफी करवा दी, वो मैं वाकई आपको सुना चुका हूँ। और फिर बाद में जब हुआ, साद बिन अबी वकास, हजरत तलहा, हजरत जुबैर, हसन, इमाम हुसैन सारे मौजूद हैं। इस 21 साल के लड़के को कूफा जैसा शहर, और उतारा भी किसको, गवर्नरी से। वहां पर कौन गवर्नर था, वहां पर साद बिन अबी वकास गवर्नर थे। ठीक है जी, हजरत साद बिन अबी वकास को गवर्नरी से उतारकर ये उकबा बिन अबी मुईत के लड़के को जो है ना इसको वहां पर गवर्नरी दे दी कि ये इनका जो है ना कजन था। ठीक है जी। और फिर उसके बाद सॉरी, अब्दुल्ला बिन अबी सुरा को मिस्र में। और ये बड़ा वाक्य है मिस्र वाला। मिस्र में थे अमर इब्न अल आस। अब अमर इब्न अल आस ने फतह किया था, इसलिए वो वहां पर गवर्नर थे। अच्छा जी, अब इसे भेज दिया उधर मिस्र में, अब्दुल्ला बिन अबी सुरा को। ठीक है जी। अब्दुल्ला बिन अबी सुरा ये और बंदा है, ये अब्दुल्ला बिन अबी सुरा और बंदा है। बसरा में जो लगाया था वो उकबा बिन अबी मुईत का बेटा था, वो वलीद बिन उकबा, मैंने जो कूफा का लिखवाया आपको गवर्नर। तो ये अब्दुल्ला बिन अबी सुरा को मिस्र का गवर्नर लगा दिया। ये गया, रोमन फौजों ने हमला किया, मिस्र वापस छीन लिया। फिर हजरत उस्मान ने हजरत अमर बिन अल आस को रिक्वेस्ट की कि जाओ और मिस्र को दोबारा वापस लो। अच्छा जी, उन्होंने मिस्र को वापस लिया। हजरत उमर ने 1 महीने बाद फिर उनको माजूल कर दिया, फिर इसको भेज दिया। ठीक है जी, यही 22-23 साल का लड़का था अब्दुल्ला बिन अबी सुरा। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर को फिर कहा कि जब दोबारा उसने छीन लिया, फिर हमला हुआ, फिर इन्हें कहा कि जाओ क्या नाम है मदद करके आओ। 2 महीने बाद फिर उतार दिया, फिर अब्दुल्ला बिन अबी सुरा को लगा दिया। वजह क्या थी, वो वजह ये कहते थे कि भाई ये मुझे सही तरह से खराज नहीं देते, उधर से पैसा नहीं इकट्ठा करके देते। पैसा ये अब्दुल्ला बिन अबी सुरा जो है ना सही पैसे इकट्ठे करके देता है। तो इस मामले में जो है ना वो अमर इब्न अल आस को हटा देते, उसको भेज देते। 3 बार इस तरह का वाकया हुआ, 3 बार। और ये कूफा में साद बिन अबी वकास थे, इनकी जगह लगा दिया वलीद बिन उकबा। ये वलीद बिन उकबा बिन अबी मुईत का बेटा। और जो है ये जो है वलीद बिन और बसरा में भी जो है ना इसी तरीके से अपने कदम को लगा दिया। और फलस्तीन, शाम, लेबनान, ये पूरा का पूरा शाम जो है, उर्दन, ये सारा का सारी गवर्नरी एक बंदे को दे दी, और वो हजरत अमीर माविया। ठीक है, सारे के सारे यानी 4 गवर्नरियां, 5 गवर्नरियां एक बंदे का। यानी जैसे जैसे वो छूटते जाते थे वो हजरत अमीर माविया के हैंड ओवर करते जाते थे सारी चीज। यानी शाम के पूरे रीजन में इन्होंने गवर्नर लगा दिए हजरत अमीर माविया को। ठीक है, और उसके बाद वो जो है एक था हकम इब्न अल आस। हकम इब्न अल आस ये ना हजूर की नकल उतारता था बहुत ज्यादा, हजूर की ना जाकर नकल उतारता था बहुत ज्यादा। हजूर ने एक दफा इसे पकड़ लिया। हजूर ने, ये चाचा था इनका जो है ना हजरत उस्मान का, तो हजूर ने जब उसको पकड़ा तो हजूर ने उसको ताइफ में जिला वतन कर दिया। ठीक है जी, ताइफ में जिला वतन कर दिया और हुक्म दे दिया कि कोई इसको वापस नहीं लाएगा। अच्छा जी, हजरत अबू बकर का दौर गुजरा, परमिशन मांगी गई, उन्होंने इनकार कर दिया। हजरत उमर का दौर गुजरा, इनकार कर दिया। इनका दौर आया, इन्होंने उसे वापस बुला लिया अपने चाचा को, वापस बुला के उसके बेटे को अपनी बेटी देकर उसको अपना होम सेक्रेटरी बना के। ठीक है, उसको अपना होम, मरवान जो था उसको अपना होम सेक्रेटरी बना लिया। तो ये वजूहात थी। लेकिन आखिर में जब मिस्र के 600 लोगों का वो काफिला और तकरीबन 2000 जो लोग थे, उस वक्त इन्होंने बड़ी जो है ना एक जो इनकी उस वक्त से हमें एक चीज मिलती है। यानी अगर मदीने के लोग, मक्के के लोग ऐसे पत्थर ही मार देते वो 2000 लोगों का कबाड़ा हो जाता। लेकिन इन्होंने किसी को नहीं कहा कि भाई कोई बंदा जो है ना उनके ऊपर अटैक करे। उन्होंने कहा कि भाई मैं
खुद जो है ना शहीद होना पसंद करूंगा, लेकिन लोगों का ये जो खलीफा के खिलाफ प्रोटेस्ट करने का हक है, ये नहीं मैं लोगों को इस हक से महरूम नहीं होने दूंगा। इस हक से लोगों को मैं महरूम नहीं होने दूंगा। ठीक है जी, तो इस हक से उन्होंने महरूम नहीं होने दिया और खुद शहीद हो गए इवेंचुअली। तो ये हजरत, और ये है कि इस दौर में ना महलात बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। हजरत उस्मान का अपना महल ही बहुत बड़ा था और उसमें 700 लोग गार्ड थे। ठीक है जी, तो और बाकी फिर शाम का महल का खुद अंदाजा लगा लो, ठीक है जी क्या होगा। मिस्र का महल का खुद अंदाजा लगा लो कि क्या होंगे। और ये वलीद बिन उकबा जो है कूफे का, यहाँ पर कौन कैसा महल होगा। ठीक है जी, तो महल बनाना शुरू हो गए जो इस्लामिक। हाँ, इस दौर में भी लेबनान का, और सॉरी त्राबलस, लीबिया जो है, लीबिया इसी दौर में फतह हुआ। कब्रस, कब्रस का जजीरा जो साइप्रस जिसे आप कहते हो, साइप्रस का जजीरा जो है इसी दौर में फतह हुआ हजरत जो है उस्मान के दौर में। इन्वेजन होती रही, लेकिन वो जो इस्लाम का एक निजाम था ना, वो निजाम बिल्कुल तितर बितर हो गया। और उसके बाद फिर आपको पता है कि क्या हुआ कि जंगे वो जो है हजरत अली को जब खिलाफत मिली तो उसमें हजरत ये इनकी शहादत हुई है हजरत उस्मान की जो है ना जिलहज्जा में। ठीक है जी, तो 18 जिलहज को हजरत आयशा आ रही थी, हज करने गई थी। 18 जिलहज को वो मदीना में आने के बजाय वो बसरा चली गई। बसरा में चली गई तो फिर वहां पर जंगे जमल हो गई। ठीक है जी, जंगे जमल हुई। फिर उसके बाद जो है ये जंगे सफीन में आमर इब्न अल-आस और जो फातिम मिस्र है और ये अमीर माविया ये इकट्ठे थे, ये इकट्ठे थे। तो जो है ना इनकी थी 90,000 की फौज। इस 90,000 की फौज में से तकरीबन 65,000 को कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया, जो भी आप इसको नाम दो। आपस की जब कन्फ्लिक्ट हुआ इसमें ये मारे गए, बाकी 25,000 बच गए। अमीर इब्न अल-आस ने मशवरा दिया अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु को कि आप क्या करो, नेज़ों के ऊपर कुरान उठा दो। तो ये वो जंग है जिसमें नेज़ों के ऊपर कुरान उठा दिया, जंग सिफ़ीन जो 37 हिजरी में हुई है। तो इसमें जी नेज़ों के ऊपर कुरान उठाया कि 37 हिजरी में ये जो है ना 36 में जमल हुई है और 37 में ये हुई है जंग सिफ़ीन। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें जो है ना जब लाया गया तो फिर एक तरफ से जो है अबू मूसा अशरी और इस तरफ से अमर इब्न अल-आस, दो पार्टी के वो बने। अब हजरत अमीर माविया तो ये क्लेम ही नहीं कर रहे थे कि मैं खलीफा बनना चाहता हूँ, वो तो ये कह रहे थे कसास उस्मान। और उसके लिए भी उन्होंने एक बड़ा तरीका अपने लिए ढूंढा कि हजरत उस्मान की खून से आलूद कमीज मंगवाई और लोगों को प्रोपोगेट करना शुरू किया कि भाई कसास उस्मान, कसास उस्मान, कसास उस्मान। और अमर इब्न अल-आस ने उन्हें एक नया चीज घड़ कर दे दी कि जी आप खलीफा बनने की जो है वो जो है ना बात करें। और फिर इवेंचुअली फिर जो है आपकी जो खिलाफत थी ये सुलह हसन के नतीजे में जो है ना ये खत्म। तो आई हो ये बात है, इसमें यही चीजें हैं जो हक है और ये अहादीस से साबित है। और उसमें जंगे नहरवान भी हुई। हजरत अली से लोग जो है ना वो खफा हो गए, खारजी 4,000 का एक लश्कर था, टोटल 6,000 का था अब्दुल्ला इब्न अब्बास का, और उनका आपस में जो है फिर एक बातचीत हुई जिसमें 2,000 वापस आ गए जंगे नहरवान में। ठीक है जी, ये नहरवान भी जो है ना इराक के अंदर ही एक जगह है, वहां पर हुई, एक पहाड़ी के ऊपर जो है ना इन्होंने उसमें से फिर 2800 लोगों को कत्ल कर दिया हजरत जो है अली ने, और बाकी जो 1200 थे ये भाग गए। और उन्हीं 2800 में से वो मैंने बताया था एक बंदा जो टुंडा होगा, ये भी हदीस के अल्फाज। तो ये हदीस है, सही हदीस, सही मुस्लिम, सही बुखारी, ये इनमें ये सारी अहादीस हैं। और जो है ना इन्हीं के कंसेप्ट में मैंने सारी चीजें बताई कि जो अहादीस में हजूर तो पहले सारी की सारी बातें बताकर चले गए थे कि क्या क्या होना है, कैसे कैसे होना है, क्यों क्यों। तो ये जो है ना उसके बाद फिर आपको पता है कि एक दौर शुरू हो गया। बिल्कुल, तो ये उसका एक मैंने हल्का सा आपके सामने रिदम रख दिया कि खिलाफत राशिदा में आखिर में ये सिविल वॉर कैसे क्रिएट हुई और क्या मामला था, क्या सिस्टम था। तो आज हम थोड़ा सा ना चलते हैं यूरोप की तरफ। ठीक है, तो यूरोप को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं क्योंकि हमने जो है ना चीजें थोड़ी सी देखनी है। यूरोप में हमारे पास एक यूके है, ठीक है जी, एक यूके है, दूसरे नंबर पर फ्रांस है, ठीक है जी, और तीसरे नंबर पर जो है फ्रांस के बाद आपके पास जर्मनी है।
अच्छा, तो अब ये यूके का जो आइलैंड है ये 6000 बीसी में डेवलप हुआ। यूके का आइलैंड 6000 बीसी में डेवलप हुआ। ठीक है। तो ये यानी पहले तो मेन लैंड का हिस्सा था, फिर ये सेपरेट होके यूके के आइलैंड बन गए। ठीक है। और ग्रेट ब्रिटेन यूके जो भी है वो आपने देख लिया होगा कि मैंने क्या, मैं अभी दोबारा भी मेंशन कर दूंगा कि क्या बात है। तो 6000 बीसी में यूके का आइलैंड डेवलप हो गया। उसके बाद 55 बीसी में सीजर, जूलियस सीजर इन्वेड कर दिया। ठीक है, लेकिन इन्होंने विड्रॉ कर लिया यहां से ना, इन्वेड किया एंड विड्रॉ। अच्छा, यहां पर ना एक और बात लिख दो, स्टोन हैंगी 2200 बीसी में ब्रिटेन की एक है, बीसी में स्टोन हैंगी। ये ना एक स्टोन से बना हुआ एक स्ट्रक्चर है, और ये जो है ना एक बहुत बड़ी हैरत की बात है, 2200 बीसी में इतने बड़े बड़े पत्थरों के जरिए से कैसे ये बना ली स्टोन हैंगी। यूके के अंदर मौजूद है ये स्टोन हैंगी। तो ये एक जो है क्या है, ब्रिटेन की एक एंशिएंट आर्किटेक्चर है, ब्रिटेन का आर्किटेक्चर है एक एंशिएंट। उसके बाद जो है 55 बीसी में जूलियस सीजर ने इन्वेड किया लेकिन विड्रॉ कर गया उधर से। ये लो। अच्छा जी, उसके बाद इन्वेड किया और विड्रॉ कर दिया। 44 बीसी में यूके जो है ना बिकेम पार्ट ऑफ रोमन एम्पायर। ठीक है, ये जी 44 बीसी में यूके जो है ना वो किसका पार्ट बन गया जी, रोमन एम्पायर का पार्ट बन गया। उसके बाद क्या हुआ जी, ये अब यहां पर देखें तो फ्रांस में भी बिल्कुल इस तरीके से चीज जो है ना बिल्कुल इसी तरीके से। अच्छा, एक मैं यहां पर ना कुछ बात करूंगा, वाइकिंग्स। वाइकिंग, वाइकिंग्स बेसिकली ये कौन है जी, ये हैं लोग जो नॉर्दर्न यूरोप के लोग हैं, नॉर्दर्न वाइकिंग्स जो नॉर्दर्न यूरोप के लोग हैं। और ये नॉर्वे, नॉर्वे के लोगों को क्या कहते हैं, नॉर्मन्स। ठीक है, नॉर्मन्स। और डेनमार्क के लोगों को क्या कहते हैं, डैनिश। ठीक है, डैनिश। और नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन, ये स्वीडिश। तो ये इन्हें क्या कहते हैं, वाइकिंग्स। और ये वाइकिंग्स कौन है जी, वाइकिंग्स नॉर्दर्न यूरोप के लोग हैं जिन्होंने क्या किया था जी, ये डिफरेंट शक्लों में हमला करते रहेंगे यूरोप के ऊपर। और इनका जो दौर रहेगा ना वो 800 एडी से लेकर 1066 एडी तक। ठीक है, 800 एडी से लेकर 1066 एडी तक। ठीक है जी। तो हाँ, उसके बाद आपको क्या बताया जी, 450 एडी में यहां पर एंग्लो सैक्सन आ गए। ये कौन लोग थे, जर्मनी के, मेनलैंड यूरोप से इधर ट्रांसफर कर गए थे, यूरोप यूके के अंदर ट्रांसफर कर गए थे 450 एडी में। ठीक है जी, 450 एडी में ये यूके में ट्रांसफर कर गए थे। उसके बाद जो है क्रिश्चियनिटी यहां पर किसने इंट्रोड्यूस कराई, क्रिश्चियनिटी यहां पर 597 एडी में अगस्तिन ने इंट्रोड्यूस कराई, अगस्तिन। अगस्तिन ने इंट्रोड्यूस करा दी क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी मतलब यहां पर किस तरह से आया जी, अगस्तिन ने इंट्रोड्यूस कराई। पहले ये रोमन यूके जो है, यूके रोमन प्रोविंस बना रहा,
फिर उसके बाद जो है इसमें एंग्लो सैक्सन लोग, जो जर्मनी के लोग थे वो चले गए। जर्मनी के लोग जाने के बाद फिर ये जो है किसका पार्ट बन गया जी? उसके बाद ये, अच्छा उसके बाद ये डेनिश एम्पायर, नॉर्मन एम्पायर और ये एम्पायर बनी रही। यानी नॉर्मन लोगों ने हमला किया, डेनिश लोगों ने हमला किया और स्वीडन लोगों ने हमला किया इधर पर। कभी ये डेनिश किंगडम बन गया और फिर इसके बाद ये इसके ऊपर क्या दौर आया? वही दौर आया 880 से लेकर 1066 एडी तक जो है कौन सी किंगडम इसके ऊपर लगे रहे? ये नॉर्मन जो है वाइकिंग इन्वेजन। वाइकिंग इन्वेजन यूके के ऊपर होती रही। अच्छा, और उसके बाद फिर हमने देखा कि इधर 1215 में किंग जॉन ने मैग्ना कार्टा दे दिया। ठीक है, तो आपको अब इसके अंदर की मैं बातें बता चुका हूं। अगर आपको थोड़ी सी याद हो मैं रिकॉल कर देता हूं। क्या जी, 476 में जो रोमन एम्पायर थी वो दो टुकड़े हो गई थी। इंग्लैंड का अलग से बन गया था किंग, फ्रांस का अलग से किंग बन गया था और हर चीज अलग अलग से होना शुरू हो गई। अब फ्रांस में क्या था? फ्रांस में भी यही सेम चीज। ठीक है जी, यानी फ्रांस एक आइलैंड तो नहीं है, मेनलैंड यूरोप का एक कंट्री है और फ्रांस के अंदर जो है, फ्रांस जो है ये डिफरेंट रीजन में ये 44 बीसी में जो है रोमन प्रोविंस बन गया। ठीक है, इसके ऊपर भी जूलियस सीजर ने अटैक किया। ठीक है, और इसके ऊपर भी रोमन प्रोविंस बन गया। उसके बाद रोमन एम्पायर जब टूटी तो इसका जो है 500 एडी में कॉल्विस वन जो कार्लोंजियन डिनासिटी का जो एक पहला फोर फादर है फ्रांस का, कार्लोजियन एम्पायर का कॉल्विस वन, वो इसका क्या बन गया? एम्परर बन गया फ्रांस का। उसके बाद आपको पता है 800 एडी में क्या हुआ जी? चार्ली मैग्ने आ गया। चार्ली मैग्ने जो है ये चार्ल्स वन, और ये फ्रांस का किंग है बहुत बड़ा, और इसने जो है ना होली रोमन एम्पायर बना दिया था। होली रोमन एम्पायर। अच्छा, अब मैं यहां पर ये बताना चाहूंगा कि फ्रांस जो है ना, अगर मैं फ्रांस को ऐसे बनाऊं, फ्रांस के इस एरिया को कहते हैं नॉर्मंडी। और फ्रांस का सबसे पहला जो सिटी है, ओल्डेस्ट सिटी, वो मार्सेली है। मार्सेले सिटी ओल्डेस्ट सिटी कौन सा जी? मार्सेले सिटी सबसे ओल्डेस्ट सिटी है फ्रांस का। और 800 एडी में क्या हो गया जी? इधर एक जो है ना चार्ली मैग्ने आया और उसने होली रोमन एम्पायर बना ली। ठीक है जी, उसके बाद अब यहाँ पर क्या हुआ? इसके जो तीन थे ना बेटे, इसके तीन बेटे, उसके दरमियान जो है ना ये किंग क्या हो गया जी? ये डिवाइड हो गया। उसके बाद अगर मैं जर्मनी की बात करूं तो सेम चीज, रोमन प्रोविंस बना रहा, रोमन प्रोविंस बना रहा 44 बीसी से लेकर 476 तक। उसके बाद चार्ली मैग्ने इधर आ गया, इधर ही चार्ली मैग्ने इनका पहला किंग बन गया। होली रोमन एम्पायर के जरिए से उसने जर्मनी का भी बहुत सारा पार्ट ले लिया, और फिर उसके बाद इनका एक किंग आया ओटो वन 1000 एडी में। 1000 एडी में इसका किंग आ गया ओटो वन, जिसको आप क्या कहते हैं? उसने होली रोमन एम्पायर के ऊपर, फ्रांस के भी कुछ हिस्से के ऊपर उसकी हुकूमत थी और जर्मनी के भी कुछ हिस्से पर उसकी हुकूमत थी। ठीक है जी, होली रोमन एम्पायर, फ्रांस, जर्मनी और ये आपका जो है यूके आ गया। अच्छा, ये तीन जो है एम्पायर। उसके बाद 1000 एडी के बाद यहाँ पर अब फिर रोला हुआ। क्या रोला हुआ? यहाँ पर डिफरेंट टाइप के रोले हुए, और जिसकी वजह से यूरोप जो है अपनी 5वीं एडी से लेकर 14वीं एडी तक के पीरियड को क्या कहता है? डार्क एजेस। ठीक है, डार्क एजेस क्यों कहता है? 5 सेंचुरी। हाँ, 5वीं सदी से लेकर 14वीं सदी तक वो क्या कहता है? इन अपने पीरियड को डार्क एजेस कहता है। अब इसके पीछे वजह क्या है, ये क्या बात है, ये आज मैं हल्का सा बैकग्राउंड आपको बताऊंगा। हमने पढ़ना कुछ और है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आपको
यूरोप की हल्की फुल्की हिस्ट्री पता हो कि हल्की फुल्की क्या चल रहा है यूरोप के अंदर, यूरोप के अंदर इसकी तस्वीर बनाओ। ये 5th century to 14th century। हाँ, 15th सेंचुरी टू 5th सेंचुरी टू 14th सेंचुरी। अच्छा, जब रोमन एम्पायर टूट गई और इसका एक विंग बन गया ईस्ट रोमन एम्पायर और एक विंग बन गया वेस्ट रोमन एम्पायर। एक विंग बन गया ईस्ट रोमन एम्पायर और एक विंग बन गया वेस्ट रोमन एम्पायर। और ये जो ईस्ट रोमन एम्पायर थी ये बच गई, बाकी वेस्ट रोमन एम्पायर तो खत्म हो गई और ये वो बन गए इंग्लैंड, फ्रांस, फ्रेंकिश किंगडम। ठीक है जी, इंग्लैंड का किंगडम। और इंग्लैंड के किंगडम में मैं आपको बेसिक बुनियादी बातें बता चुका हूं कि इंग्लैंड प्लस वेल्स ये कब इकट्ठे हुए? 1536 में इन्होंने मिलकर इंग्लैंड और वेल्स कब इकट्ठे हुए जी? 1536 में। और उसके बाद इंग्लैंड और इसके साथ इंग्लैंड प्लस वेल्स प्लस स्कॉटलैंड ये कब इकट्ठे हुए? 1760। और उसके बाद इंग्लैंड प्लस वेल्स प्लस स्कॉटलैंड प्लस नॉर्दर्न प्लस आयरलैंड ये कब हुआ जी? ये 1801 में। ये 1801 में आयरलैंड, जो आज आपका ये यूके में अगर बनाऊं, ये यूके है ना आपका, ये यूके का ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है? वेल्स। ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है? स्कॉटलैंड। ठीक है जी। और ये हिस्सा क्या कहलाता है? आयरलैंड। यानी ये पूरा का पूरा यूनाइटेड किंगडम बन गया। 1801 में इसको कह दिया यूनाइटेड किंगडम। इस पूरे को क्या कह दिया? यूनाइटेड किंगडम। इस अकेले आइलैंड को क्या कहते हैं? इस अकेले आइलैंड को ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। इस अकेले आइलैंड को जिसके अंदर स्कॉटलैंड, वेल्स और ग्रेट ब्रिटेन, लंदन है। ठीक है जी। तो उसको क्या कहते हैं? इंग्लैंड है, उसको ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। और उसके साथ लेकिन फिर क्या हुआ? 1921 में साउथ आयरलैंड गॉट इंडिपेंडेंस। ठीक है जी। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्थ वाला पार्ट इसके साथ रह गया, बाकी ये क्या बन गया? रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। ये टेरिटोरियल चेंजेस हो गई हैं यूके के नक्शे के अंदर। डिफरेंट टाइप पर डिफरेंट चेंजेस हुई, डिफरेंट टाइप के डिफरेंट चेंजेस हुई। रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड बन गया जिसका आज कैपिटल डबलिन है। अच्छा, अब ये तो आपका यूके की बात होगी। अगर मैं फ्रांस की बात करूं, ये फ्रांस बहुत सारे टाइम पर ऐसा वक्त आएगा कि जब फ्रांस पूरे यूरोप के ऊपर छा जाएगा, और बहुत सारा ऐसा वक्त आएगा जब फ्रांस बिल्कुल सुपड़ जाएगा और इसके ऊपर दूसरे किसी कंट्री की हुकूमत आ जाएगी। और फ्रांस जो है एक कभी सुपर पावर के तौर पर रिएक्ट कर रहा होगा और कभी जो है बिल्कुल डाउनवर्ड हुआ होगा। अच्छा, तो अब हम ये ठीक है ना, ये तो ऑलरेडी आप लोगों ने बहुत बारी मैंने आपको बताया और ये आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छे तरीके से आपको ये इंग्लैंड का ये इसका जियोग्राफिकल जो है वो एरिया है। अब मैंने एक और आपको बात बताई थी, मैंने ये आपको कहा था कि यार ये पूरे पूरे जो रीजन है यूरोप का रीजन, इस रीजन के अंदर, इस पूरे रीजन के अंदर हुआ क्या है? इधर चाचे, मामे, ताए के बेटे हैं, बच्चे हैं, खानदान है जो आपस में लड़ रहे हैं। वो खानदान चाहता है मेरी हेजीमनी क्रिएट हो जाए, मुझे पावर मिल जाए। दूसरा खानदान चाहता है मुझे पावर मिल जाए। यानी ये, और कौन सी मेन पावर है? मेन पावर है आपकी एक इंग्लैंड
एक फ्रांस और एक जर्मनी, ठीक है जी। और इटली भी है, लेकिन इटली को हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। वो उसका भी इतना मेनलैंड यूरोप में इतना कोई रोल नहीं आएगा, वो बस अनेक्स होता रहेगा। इटली अनेक्स होता रहेगा, इटली का मेन रोल नहीं आएगा। अब इस जो पूरा पीरियड था, इस पीरियड में हुआ क्या? इस पीरियड में एक आपका फ्रांस और यूके के दरमियान एक जंग हुई, ठीक है, जिस जंग को क्या कहते हो आप? 100 ईयर वॉर। हंड्रेड ईयर वॉर। और ये कब से कब तक हुई? 1337 से लेकर 1453। अब ये दो हाउसेस थे। जो इंग्लैंड का किंग था ना, इंग्लैंड का किंग, वो चाहता था कि मुझे फ्रांस का किंग भी मानो, ठीक है जी। इंग्लैंड का किंग क्या चाहता था? मुझे फ्रांस का भी पूरे का पूरा किंग मानो, ठीक है जी। लेकिन फ्रांस का किंग जो है वो इसको नहीं चाहता था कि वो जो है ना वो करे। अब इसमें जो है इनकी जंग होती रही। किसके दरमियान ये जंग थी? फ्रांस वर्सेस यूके पहले। और इसी दौरान क्या हुआ? 1348 में पूरे यूरोप के अंदर ब्लैक डेथ आ गई, एक बीमारी ब्लैक डेथ, जिससे यूरोप की जो है 1/3 पॉपुलेशन, 33% पॉपुलेशन मर गई, बल्कि पूरे यूरोप की 1/3 पॉपुलेशन मर गई ब्लैक डेथ से, ठीक है जी। तो ब्लैक डेथ एक, इसमें थोड़ी सी वॉर को जो है ना कमी आई, लेकिन अब वो खानदानी पॉलिटिक्स है, खानदान आपस में लड़ी जा रहे हैं। कौन कौन लड़ रहे हैं जी? फ्रांस और यूके। और ये किसकी जंग है जी? रॉयल वॉर है। दो खानदानों की लड़ाई है, ठीक है। एक फ्रांस का जो है, फ्रांस का एक घराना है, और एक जो है यूके का घराना है। इसमें जो एक मेजर इवेंट हुआ, उसमें मेजर इवेंट में 1429 में एक क्रिश्माती लड़की थी, जॉन ऑफ आर्क। जॉन ऑफ आर्क, जब जो है जॉन ऑफ आर्क ने फ्रांसीसी लोगों का जज्बा बढ़ाया, और फ्रांस जो है 1429 में जॉन ऑफ आर्क की वजह से जो है जीत गया। लेकिन ये बाद में पकड़ी गई, और इसको जो है जो पादरी लोग थे, जो मजहब के पेशवा लोग थे, उन्होंने इसे क्या कर दिया? जिंदा जला दिया। इसे जिंदा जला दिया, जॉन ऑफ आर्क को जिंदा जला दिया। और ये जो है रीजन फॉर फ्रेंच विक्ट्री। यानी इस पूरी जंग में कौन विक्टोरियस हुआ? फ्रांस विक्टोरियस हुआ। और क्योंकि फ्रांस जो चाहता था कि जी मैं अपना जो है अपना किंगडम उसको ना दूं, वो जो फ्रांस का किंगडम था वो फ्रांस के पास ही रहा, और फ्रांस का किंगडम जो है वो यूके के पास नहीं गया। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद एक और जंग छिड़ गई इंग्लैंड के अंदर। इंग्लैंड की जो सिविल वॉर थी, जैसे ये खत्म हुई, इंग्लैंड की सिविल वॉर शुरू हो गई, जिसे क्या कहते हैं? वॉर ऑफ रोजेस। वॉर ऑफ रोजेस। ये वॉर ऑफ रोजेस कब चली जी? 1455 से लेकर 1485 तक, 30 साल। 30 साल ये जंग जो है चली। अब 30 साल जब ये जंग चली, अब इसमें क्या था? एक थे, दो खानदान थे, फिर भी इसमें एक था जो है आपका लैनिस्टर्स। लैनिस्टर्स जो है ये रेड रोज को रिप्रेजेंट करते थे। और एक था आपका न्यूयॉर्क, यॉर्क जो थे ये व्हाइट रोज को। इन दोनों की लड़ाई हुई, और एंड पर जो है लैनिस्टर जीत गए, ठीक है जी। खैर, आप बस यानी यूरोप में ये चल रहा है, दो कजन आपस में लड़ी जा रहे हैं, ठीक है जी, और आवाम पूरी को घसीटाओ। यूरोप में यही चल रहा है। और इसको थोड़ा सा मैं जर्मनी को भी साथ दे आता हूं, क्योंकि मैंने जर्मनी को इंट्रोड्यूस कराया। इसमें एक और एलिमेंट था, ये तो है मोनार्कियल वार, ताकत की जंग। ये क्या है? ताकत की जंग। वो चाहता है, इंग्लैंड चाहता है कि मेरी ताकत पूरे यूरोप के ऊपर हो, फ्रांस चाहता है मेरी ताकत हो पूरे यूरोप के ऊपर। दोनों आपस में लड़ रहे हैं। एक और वार, वो कौन सी वार है? वो है रिलीजियस वार। ये रिलीजियस वार क्या है? ये रिलीजियस वार ये है कि यूरोप के अंदर मजहबी आजादी नहीं है। यूरोप के अंदर मजहबी आजादी नहीं है। यूरोप के अंदर जैसे आजकल हमारे पाकिस्तान में फतवा लगा दिया जाता है
हिंदुस्तान में फतवा लगा दिया जाता है, बांग्लादेश में फतवा लगा दिया जाता है, कोई भी बात करो सरकलम कर दो इसका, ओ ये बात कर दी, फलानी बात कर दी, ढिंगनी बात कर दी। यानी जो रिलीजियस टॉलरेंस है उसकी कमी थी यूरोप पूरे के अंदर। और वो किस वजह से थी? क्योंकि 3 पावर हाउसेस बन चुके थे। 3 पावर हाउसेस कौन कौन बन चुके थे? एक तो ये मोनार्क्स, ठीक है जी, एक कौन बन चुके थे? ये मोनार्क्स, और दूसरे लैंडलॉर्ड्स, जो बड़े बड़े जागीरदार हैं, जो बड़े बड़े जिनके बिजनेस एम्पायर्स हैं, एक वो। और तीसरे नंबर पर जो पॉप था। यानी और विद द पैसेज ऑफ टाइम, जो कभी आप देखेंगे यूरोप की हिस्ट्री के अंदर जो मोनार्क की पावर है वो इंक्रीज हो जाएगी, कभी आप देखेंगे पॉप की पावर इंक्रीज हो जाएगी, कभी आप देखेंगे फ्यूडल जो है वो पावर इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन जो ये फ्यूडल्स की पावर है ये बहुत बाद की बात है। फ्यूडल्स अभी बस कभी इसको पैसे दे रहे हैं, कभी इसको पैसे दे रहे हैं। फ्यूडल्स का भी इतना ज्यादा रोल नहीं आएगा यूरोपियन हिस्ट्री में। फ्यूडल्स का बस यही रोल होगा कि वो अपने पैसे दे रहे होंगे, या इनको दे रहे होंगे, या इसको सप्लाई कर रहे होंगे, या वो इनके साथ होंगे या इनके साथ होंगे, रॉयल के साथ होंगे, मोनार्क्स के साथ होंगे, या वो इनके साथ होंगे। अभी उनका रिलीजियस लोगों का जो फ्यूडल लोग हैं, जो जागीरदार हैं, उनका इतना रोल नहीं है। तो अब ये रिलीजियस वॉर क्यों हुई? ये रिलीजियस वॉर इसलिए हुई कि जो पॉप था, पॉप की अथॉरिटी जो आपकी 13वीं सदी से लेकर 15वीं सदी तक बहुत ज्यादा बढ़ गई। इसकी मिसाल मैं आपको चंद एक दे देता हूं। लॉ ऑफ फॉलिंग बॉडी दिया गलीलियो गलीली ने। लॉ ऑफ फॉलिंग बॉडी, उसके ऊपर एक मुकदमा चला दिया गया। जो आपका कॉपरनिकस था, कॉपरनिकस ने सोलर सिस्टम डिस्कवर कर दिया, ये मर गया। ये मरा तो इसकी लाश को कब्र से निकालकर उसको जलाया गया। ये मैंने 2 मिसालें दी, वरना अगर मैं इनकी थोड़ी सी आपको क्वांटिटी बता देता हूं। यूरोप के अंदर मिलियंस की तादाद में, कम से कम 1 मिलियन तो लाजमी बात मैं कर रहा हूं, इससे भी ज्यादा बहुत सारे लोग जिनको औरतों को और मर्दों को जिंदा जला दिया गया। औरतों को जिंदा जला दिया गया और मर्दों को गर्दनें काट दी गई। किस वजह से? कि अगर उन्होंने पॉप के खिलाफ, मजहब के खिलाफ, या उसकी जो आइडियोलॉजी है उसके खिलाफ। गलीलियो गलीली ने क्या कहा था कि सन जो है वो सेंटर है, और जो क्लर्जी थी वो क्या कहती थी? क्लर्जी कहती थी कि सन सेंटर नहीं है, अर्थ सेंटर है। यानी इतनी सी बात के ऊपर जो है वो उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने जो हेलियोसेंट्रिक थ्योरी पेश करने वाला था उसको कब्र से निकालकर जो है जला दिया। और इस तरह के सेंटीमेंट से रिलीजियस, इस तरह की उधर इनटॉलरेंस थी यूरोप के अंदर। किस तरह की रिलीजियस इनटॉलरेंस थी कि किसी औरत ने भी अगर कोई साइंस के मुतालिक बात कर दी, विच, ये चुड़ैल है, इसको कत्ल कर दो। अगर किसी बंदे ने कोई बात कर दी, इसकी गर्दन उतार दो। यानी ये रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म का दौर जो है यूरोप के अंदर 5वीं सदी से लेकर जो 15वीं सदी तक तकरीबन ऑलमोस्ट रहा। यानी 14वीं से 15वीं के लास्ट 1400 जो है ना 20-25 तक रहा। ये पीरियड रहा कि किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। कौन पावर हाउसेस हैं? एक तो लोग मर रहे हैं इन 2 खानदानों की लड़ाइयों की वजह से, और दूसरा लोग क्यों मर रहे हैं? दूसरे लोग मर रहे हैं जो है मजहब की वजह से। ठीक है, इन 2 वजूहात से। अब इसमें सिर्फ एक रिलीजियस वॉर लिखूंगा 1618 से लेकर 1648 तक। ठीक है जी। अब ये जो इंग्लैंड के वार हुई, ये 2 खानदानों की, अब ये जो जंग है, ये जो 1648 में रिलीजियस वॉर हुई है, ये इंग्लैंड प्लस जर्मनी, ठीक है जी, इंग्लैंड और जर्मनी वसा स्पेन फ्रांस, ठीक है जी, जर्मनी और फ्रांस इसमें लीडिंग रोल पर थे रिलीजियस वॉर में। अब ये रिलीजियस वॉर क्या थी कि रिलीजियस असल में यूके के अंदर ना, यूके के अंदर 1547 में चर्च ऑफ इंग्लैंड बन गया था। ये मैं अभी नहीं बताता, छोड़ो। अच्छा, ये एक रिलीजियस वॉर हुई, और इसके एंड पर क्या हुआ? ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया। यानी मैंने आपको ये बात कन्वे कर दी अच्छे तरीके से, मैंने आपको ये बात अच्छे तरीके से कन्वे कर दी कि 5वीं सदी से लेकर 14वीं सदी तक, और उसकी मैंने बेशुमार आपको मिसालें भी दे दी। ठीक है जी, पहले भी मैंने बताता रहा और आज भी मैंने थोड़ी बहुत आपको मिसालें दे दी कि किस तरह का यूरोप का एनवायरनमेंट था, किस तरह की चीजें हो रही थी। आपस में खानदान लड़ते रहते थे,
और जो है रिलीजियस जो लोग थे वो लोगों की परसिक्यूशन करते रहते थे। यूरोप के अंदर यही चल रहा था, कोई उनके अंदर जो है, और लोग भूख से मर रहे थे उधर, ठीक है जी। उनकी कोई प्रॉस्पेरिटी के बारे में नहीं सोच रहा था, उनकी किसी सिविलाइजेशन के बारे में नहीं सोचा जा रहा था, बस लोग एक दूसरे को मारने पर लगे हुए थे, ठीक है जी। इसमें स्पेनिश भी पावर थी, स्पेनिश पावर थोड़ी सी कम हुई जब स्पेनिश वॉर ऑफ आर्मडा हुई। चलो छोड़ो। अच्छा, 1588 में ना एक जंग हुई, बहरी जंग 1588 में, जिसे कहते हैं वॉर ऑफ आर्मडा। ये जो बर्तानिया था इसने स्पेन को हरा दिया नेवी के जो मैदान में, बहरी मैदान में, और वहां से फिर जो है ब्रिटेन की जो है वो नेवल जो सुपरियॉरिटी है वो वादे हो गई। और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि पहले तो स्पेन लेकर जा रहा था। आप यूएसए की हिस्ट्री में आपने सुना होगा कि किसको डोम मिला हुआ था, किसको एक्सप्लोरेशन का टास्क मिला हुआ था, स्पेन को, ठीक है जी। और स्पेन को टास्क मिला हुआ था और स्पेन ने भेजा था, इसकी जो मलिका थी इजाबेला, उसने भेजा हुआ था क्रिस्टोफर कोलंबस को, ठीक है जी। और पुर्तगाल से जो है वो आपका वास्को डी गामा जो है वो गया हुआ था। तो ये भेज रहे थे, बेसिकली ये लोग भेज रहे थे एक्सपीडिशन के लिए। लेकिन ये जो स्पेनिश वॉर ऑफ आर्मडा हुई जिसमें बर्तानिया जीत गया 1588 में, इसके बाद पानियों पर अब किसकी सुपरियॉरिटी, किसकी जो है वो हेजीमनी क्रिएट हो गई, वो ब्रिटिश लोग थे, ठीक है जी। यूरोप की हद तक मैंने और प्लेयर एक इंट्रोड्यूस नहीं कराया अभी, ठीक है जी। अब एक और प्लेयर मैंने इंट्रोड्यूस नहीं कराया, वो प्लेयर आज हमने पढ़ना है बेसिकली, ठीक है जी। वो प्लेयर हमने पढ़ना है कि क्या यहां तो यूरोप में ये चल रहा है, यानी ये बात पॉइंट मैंने बिल्कुल वादे कर दिया, यूरोप के अंदर क्या चल रहा है, यूरोप के अंदर आपस के कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। और इंग्लैंड को हमने थ्रू आउट देखा कि कैसे 55 बीसी में इसके ऊपर जो है एक जूलियस सीजर ने अटैक किया, फिर उसके बाद 44 बीसी में ये है रोमन प्रोविंस बन गया। बल्कि यूरोप के अन्य जो सारे जो कंट्रीज हैं वो सारे के सारे जो है यूरोपियन रोमन अंपायर का ऐसा बन गया। लेकिन 476 में ये रोमन अंपायर कोलैप्स कर गई। उसके बाद फ्रैंकिश किंगडम बन गया, उसके बाद यूके का किंगडम बन गया, जर्मैनिक किंगडम बन गए, और उसके बाद डिफरेंट टाइप के किंगडम्स बन गए। फिर वाइकिंग्स आ गए, इनके ऊपर अटैक कर दिया। और वाइकिंग्स कौन थे? नेदरलैंड के, नॉर्वे के, स्वीडन के लोग थे, उन्होंने हमला किया, उन्होंने इनको जो है, उसके बाद फिर इनकी आपस की जंगें शुरू हो गई, ठीक है जी। फिर उसके बाद इनकी आपस की जंगें शुरू हो गई, एक खानदान दूसरे खानदान से लड़ रहा है, टेरिटोरियल गेम्स के लिए जंगें हो रही हैं कोई, और फिर उसके साथ साथ रिलीजियस लोग भी इनकी परसिक्यूशन कर रहे हैं, पॉप अपनी चक्रों में लगा हुआ है, ये चल रहा है। लेकिन इस टाइम पर एशिया में क्या चल रहा है, ये पढ़ना है आज। हाँ, एक बैकग्राउंड मैंने कहा एस्टैब्लिश कर लिया जाए। समझ आया ना बैकग्राउंड? ये इनका मकसद क्या था रिलीजियस वार का? रिलीजियस वार का मकसद ये था कि दो सेक्ट थे, एक सेक्ट था प्रोटेस्टेंट, एक थे कैथोलिक्स। असल में 1517 में मार्टिन लूथर किंग ने 95 थीसिस अपनी किताब के अंदर एक जो है थ्योरी पेश कर दी थी कि जो ये हमारी रिलीजियस परसिक्यूशन हो रही है और जो एक कैथोलिक चर्च है वो पूरे यूरोप को कंट्रोल कर रहा है, हम इसके खिलाफ एहतजाज करते हैं, हम इसको नहीं मानते। उसने अपना जर्मनी के अंदर चर्च बना लिया, मार्टिन लूथर किंग ने, सीनियर ने, उसने अपना चर्च बना लिया। तो फिर वहां पे जो है ना डिफरेंट जो कंट्रीज थे, छोटे छोटे कंट्रीज थे, छोटे छोटे रीजन थे, उन्होंने अपने अपने चर्चेज बनाना शुरू कर दिए। तो ये बात जो कैथोलिक चर्च था, जो इसका डॉम उस टाइम पर फ्रांस के कंट्रोल में था, तो फ्रांस को ये बात जो है वो समझ नहीं आई, और ये प्रोटेस्टेंट की और कैथोलिक्स की आपस में जंग हो रही है, दो सेक्ट की। ऑर्थोडॉक्स तो वो हैं, ऑर्थोडॉक्स तो इधर यूके के अंदर कौन से क्रिश्चियन है? दो क्रिश्चियन है, एक आपके, और यूके कह रहा हूं यूरोप के अंदर दो क्रिश्चियन, एक प्रोटेस्टेंट और एक कैथोलिक। ऑर्थोडॉक्स तो बैजेंटाइन एम्पायर में है, ऑर्थोडॉक्स तो बैजेंटाइन एम्पायर में है, यानी जो रोमन एम्पायर है। दोबारा मैं बताता हूं, यानी रोमन एम्पायर दो हिस्सों में टूट गई थी 476 बीसी में, और दूसरा हिस्सा तो बिल्कुल ही कोलैप्स कर गया था 476 में। 476 में जब कोलैप्स कर गया था तो एक ही बनी थी, उसको हमने नाम दे दिया था बैजेंटाइन एम्पायर। बैजेंटाइन एम्पायर क्यों नाम दे दिया था? क्योंकि उसका एक रूलर था 330 एडी में जिसका नाम था कॉन्स्टेंटाइन। उस कॉन्स्टेंटाइन ने अपना हेडक्वार्टर रोम से शिफ्ट करके बैजेंटाइन का जो शहर था, जो जिसका नाम बाद में कॉन्स्टेंटिनोपल रख दिया, और आज जिसका नाम इस्तांबुल है, उसका नाम पहले बैजेंटाइन था। इस वजह से इस पूरी रोमन एम्पायर का नाम ही तब्दील हो गया, ठीक है जी। इसका नाम रोमन एम्पायर क्यों था? क्योंकि इसका कैपिटल रोम था।
फिर जब इसका कैपिटल बैजेंटाइन बन गया तो बैजेंटाइनियन एम्पायर बन गई। तो इसका जो था ये बैजेंटाइन क्या है, इसका बिल्कुल इन्फ्लुएंस खत्म हो गया तो वापस आ। हाँ, इनकी अपनी चर्च थी, इनकी ऑर्थोडॉक्स, ये ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानने वाले लोग हैं, ठीक है। इनके अंदर रिलीजियस टॉलरेंस है, इनके अंदर पॉप की इतनी अथॉरिटी नहीं है ऑर्थोडॉक्स में, ठीक है जी। ये तो आप लोग देखेंगे, अभी हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं बड़ा इंटरेस्टिंग है, इंशाल्लाह आपको समझ भी आएगी, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और उसमें आपको सारी चीजें समझ आएंगी कि क्या मामले हैं, क्या सिस्टम है, क्या वजह है कि ये जो है मुसलमान इतनी ज्यादा तरक्की कर रहे हैं, मुसलमान इतनी ज्यादा एम्पायर जो है वो अपनी क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा, अब हमने बात की जनाबे वाला, हमने बात ये की 4 खुलफा राशिदीन आ गए, उसके बाद बनु उमय्याद आ गए। बनु उमय्याद का बुनियाद रखी अमीर माविया, अमीर माविया के बाद यजीद, यजीद के बाद जो है उसका बेटा जो था यजीद, उसके बाद यजीद के बाद जो है माविया सेकंड, माविया सेकंड के बाद मरवान आ गया, मरवान बिन हकम के बाद जो है उसका फिर वलीद बिन अब्दुल मलिक बिन मरवान आ गया, और अब्दुल मलिक बिन मरवान के बाद फिर आ गया जी आपका वलीद बिन अब्दुल मलिक, फिर उसके बाद सुलेमान बिन अब्दुल मलिक, सुलेमान बिन अब्दुल मलिक के बाद उमर बिन अब्दुल अजीज, उमर बिन अब्दुल अजीज के बाद यजीद सेकंड, यजीद सेकंड के बाद हिशाम, हिशाम के बाद आपका वो जो है वलीद सेकंड, उसके बाद इब्राहिम, उसके बाद इब्राहिम के बाद आपका जो है लास्ट आ गया जिसका नाम मरवान सेकंड। तो मरवान सेकंड आया तो ये खत्म हो गई, बैटल ऑफ ज़ब हुई। उसके बाद आ गए अब्बासी, और अब्बासियों में पहले नंबर पर आ गया अब्बास अस-सफ़ा। अब्बास अस-सफ़ा 750 से लेकर 754 तक रहा, और उनकी अगर ड्यूरेशन बताऊं तो पहले की ड्यूरेशन जो है अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की 661 से लेकर 680, दूसरे की ड्यूरेशन 680 से 83, 683 से लेकर 686, उसके बाद 686 से लेकर जो है 705, 705 से लेकर 715, 715 से लेकर 717, 717 से लेकर 720, 720 से लेकर जो है 724, 724 से लेकर 743, 743 से लेकर 744, 744 से लेकर 750, और 750 में फिर आ गया ये अब्बास अस-सफ़ा। अब्बास अस-सफ़ा 743 से 44 तक ये 4 हुक्मरान बदले थे, ठीक है, वो मैं फिर कवर कर गया। फिर उसके बाद जो है अब्बास अस-सफ़ा आया, अब्बास अस-सफ़ा 4 साल रहा 750 से, उसमें हमने देख लिया कि वो जो है कैसे परसिक्यूशन की उसने। मुस्लिम खरासानी जो था उसने 6 लाख लोगों को कत्ल किया, और अब्बासियों का एक रेवोल्यूशन लेकर आ गया वो। उसके बाद फिर अब्बास अस-सफ़ा के बाद मंसूर आ गया जिसने बगदाद कैपिटल बनाया, ठीक है जी। उसके बाद 754 से लेकर ये रहा था, 754 से लेकर 775 तक, ठीक है जी, खलीफा मंसूर जो कि अब्बास का भाई था। उसके बाद 775 से लेकर 785 तक जाफर अल मंसूर का जो बेटा था जिसका क्या नाम था, हादी, ठीक है, हादी, हादी जो है वो आया। हादी के बाद फिर आया सॉरी महदी आया, महदी के बाद फिर कौन आया, हादी आया। हादी आया 775 से लेकर 700 जो है 785 से लेकर 786 तक। उसके बाद आ गया हारून रशीद। हारून रशीद जो है वे 786 से लेकर 809 तक रहा हारून रशीद। हारून रशीद के बाद आ गया इसका बड़ा बेटा अमीन, ठीक है जी, जो इसकी बेगम क्वीन ज़ारा से था, जो जुबैदा से था, ठीक है जी, क्वीन जुबैदा से था वो आया। लेकिन उसे मामून रशीद जो इसका छोटा बेटा था, जो कि एक जो है लौंडी में से था, इसकी कॉकोबिन में से था, उसको जो है वो आया, और 1809 से लेकर फिर जो है वो 819 तक वो रहा, ठीक है, हारून रशीद। और हारून रशीद के बाद फिर मोहतसिम बिल्ला आया, मोहतसिम बिल्ला के बाद वास्तिक आया। और ये 10 जो खुलफा थे अब्बासियों के, ये बड़े स्ट्रॉन्ग थे। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जो है जो तुर्क एडमिनिस्ट्रेशन थी और जो ईरानियन एडमिनिस्ट्रेशन थी उसने अब्बासियों को घेर लिया, और इनकी जो अथॉरिटी थी वो खत्म हो गई। अब्बासियों की अथॉरिटी खत्म हो गई और अब्बासियों को रिप्लेस कर लिया इवेंचुअली जो इनका अनातोलिया वाला रीजन था, उधर सल्जूक तुर्क। अनातोलिया वाले रीजन में 1037 से लेकर 1200 तक, 1197 या 1200 तक, ठीक है, 1000 सल्जूक तुर्क आ गए, जिसमें तुगरल बे ने बुनियाद रखी 1037 में। उसके बाद अलप अरसलान जिसने बैटल ऑफ मंदिकरत में जो है जो आपका ये अनातोलिया था इसको कैप्चर कर लिया बैजेंटाइन एम्पायर से, और जो आपका उसके बाद इसने शाम भी पूरा कैप्चर कर लिया। और नीचे आपके फातमीद थे, फातमीद थे, और फातमीद जो है वो बाद में क्या हुआ जी, फातमीद को रिप्लेस कर लिया 1171 में अयूबीद ने। अयूबीद ने रिप्लेस किया, और अयूबीद को फिर रिप्लेस कर लिया 1250 में ममलूक ने, ठीक है जी, ममलूक ने कर लिया। अब आपके सिचुएशन क्या चल रही है, बस ये कहते तो ये बातें लिख देता हूं, लेकिन मैंने ये बातें ऑलरेडी बताई है, ठीक है, ये बातें आपको भी इतनी स्पीड से पता होनी चाहिए, ठीक है।
कि यानी ये इतनी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं लेकिन हमने इतनी जल्दी जल्दी हमने ये किया, ठीक है जी, हमने ओके किया हुआ। अब इसके बाद अलावा हमने मंगोल का भी इन्वेजन देखा हुआ, बल्कि इससे आगे बढ़कर मैं अगर कहूँ 1258 में जो है हलाकू खान भी हमने इंट्रोड्यूस कराया हुआ है, पूरा गैकू खान, ये खान तो वो खान, मोंके खान, चंगेज खान के बाद उसके बाद ईरान को भी हमने ईरान को भी हमने देखा है कि ईरान के अंदर सफावीद अंपायर, सफावीद से पहले जो है सफावीद के तो बहुत आगे आगे ख्वारज़मीन अंपायर 1080 में कौन थी है, ख्वारज़मीन अंपायर, जिसको डिस्ट्रॉय कर देता है फिर मंगोल। और फिर उसके बाद तैमूर आया था, तैमूर। और तैमूर कौन था जी, तैमूर भी ये है ततारी मंगोल था, यानी चंगेज खान के चाचे का बेटा, ठीक है जी। और ये भी हुआ। अब ये बातें हमारे जहन में हैं, अब हम पढ़ने जा रहे हैं जो है ओटोमन अंपायर, ठीक। ये बातें हमारे जहन में हैं, ये सारी बातें हमारे जहन में हैं कि क्या क्या है, क्या क्या सिस्टम है। यानी ये सारी बातें हमारे जहन में है और हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, ओटोमन एम्पायर। यानी हमारी लास्ट बात है कि ममलूक मक्का और मदीना के ऊपर कब्जा किए हुए हुकूमत है उनकी। अच्छा, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सी आपको ना याद रखने के लिए बात बता देता हूँ। 1258 तक अरबों के पास रहा मामला, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कि अरबों से मामला चला गया, ये पहले ही चला गया 9वीं सदी में 800, ये बात याद रखना, 861 के बाद अब्बासियों का कंट्रोल खत्म, अरबों का कंट्रोल खत्म। इसकी मिसाल आपको दे देता हूं। इसकी मिसाल क्या है जी, अनातोलिया और उसमें मैं आप सिर्फ लिख रहा हूं सल्जूक आगे, नीचे ममलूक और ममलूक मक्का मदीना पर भी किसकी है, ममलूक। और जो नॉर्थ अफ्रीका है जिसे मगरिब कहते हो, नॉर्थ अफ्रीका के ना 2 रीजन है, मैं मुंह से बता देता हूँ, आप लिख लेना। 2 रीजन है, एक तो है नॉर्थ अफ्रीका जिसे कहते हो मगरिब, मगरिब के अंदर आपका मोरक्को से लेकर लीबिया तक के रीजन को क्या कहते हो, मगरिब, ठीक है, मगरिब कहते हो। और बाकी रीजन को आप अरब कहते हो, बाकी रीजन को आप क्या कहते हो, जो इजिप्ट है, ये बाकी रीजन, इसको आप क्या कहते हो, मिडल ईस्ट या अरब, ठीक है। इजिप्ट तो मेन अरब के अंदर आ जाता है, बाकी जो है ना आपका जो है वो मगरिब कहते होते, वो वहां पर बर्बर है। और बर्बर लोगों को यूरोपियन लोग क्या कहते हैं, मूर्स कहते हैं, मूरी किंगडम ऑफ ग्रीनाडा, ठीक है, सुनोगे आप मेरे मुंह से कभी। तो सल्जूक हैं, ममलूक हैं, ये लोग हैं। अब मैं थोड़ा स्पीड भी स्लो करूंगा, ठीक है। तो अब हम ओटोमन एम्पायर, ये यानी सल्जूक एम्पायर जो थी ना, इसने बैटल ऑफ मंतिकरत में पूरा का पूरा अनातोलिया कैप्चर कर लिया था। और ये अनातोलिया किसके कंट्रोल में था, बैजेंटाइन एम्पायर, हरकल जिसका बादशाह था। उसके बाद हरकल के बाद जो है इससे काफी सारे एरिया मुसलमानों ने कैप्चर किए थे, फिर वो अब्बासियों के कंट्रोल में भी आ गए थे, लेकिन फिर उसके बाद ये पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ उन्हें वहां तक महदूद कर दिया था, कहां तक जी, इनको महदूद कर दिया था वो जो है इस्तांबुल वाला रीजन, जो है इस्तांबुल वाले रीजन तक, बस जो आजकल इस्तांबुल का रीजन है, यहाँ पर इन्हें महदूद कर दिया। लेकिन आपको पता है, जो अर्तुगरुल ड्रामा देख रहे हैं या जो थोड़े बहुत उसके क्लिप्स को जानते हैं, फिर मंगोल आ गए थे और सल्जूक एम्पायर उनकी जो है बाजगवार रियासत बन गई। सल्जूक उनको टैक्स देना शुरू हो गए मंगोलों को, और मंगोलों से बड़ा डरने लग गए और पपेट रूलर उनके बन गए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि एक ये भी नॉमैड ट्राइब है। और आपको इसकी एक अहम बात बताऊं, मंगोल बेसिकली ओगोस तुर्क से डरते हैं, क्योंकि ये ओगोस तुर्क हैं, ये सुपीरियर हैं उनसे। यानी जैसे अमीर तैमूर जो है, अमीर तैमूर ने अपने आप को खान नहीं कहा, तैमूर खान उसने नहीं कहा, उसने क्या कहा, अमीर तैमूर, क्योंकि चंगेज खान फैसला करके चला गया था। क्या फैसला करके चला गया था, खान हम में से होगा, तुम लोग अमीर बन सकते हो, तुम लोग बादशाह नहीं बन सकते, तुम किंग नहीं बन सकते, किंग हमारे खानदान में से होगा। तो ये जो है ना, उन किंगों के भी किंग हैं जो ओगोस तुर्क है, ये जान में भी उनसे ज्यादा है, एक्सपर्टीज में भी उनसे ज्यादा है। लेकिन अभी क्या चल रहा है, अभी ये चल रहा है कि ये कंबाइन नहीं है, जुड़े हुए नहीं। अब इनकी
दो स्टेट्स, इनकी दो स्टेट्स थी, एक कराची स्टेट और एक जो है क्रांति स्टेट। दो स्टेट थी अनातोलिया वाले रीजन में, छोटी छोटी, बिल्कुल छोटी छोटी, और बाकी हिस्से पर दोबारा बैजेंटाइन जो है आ गए थे। और क्योंकि मंगोल जो है वो उनका 1200 जो 90 के बाद उनका मामला थोड़ा खत्म हो गया था और वो आस्ता आस्ता चाइना की हद तक रह गए थे। मंगोल कहाँ रह गए थे? चाइना की हद तक रह गए थे। और इस रीजन में कौन पावरफुल बन गया था? इस रीजन में पावरफुल बन गया था बैजेंटाइन, ये तुर्क। और इन तुर्कों में से एक कबीला था काई कबीला, ठीक है जी। काई कबीला था। ये काई कबीला जो है ये भी चाहता था कि मैं जो है ना थोड़ी सी मुझे भी पावर मिले, मुझे भी जो है वो मामला मिले। अब एक तरफ सल्जूक तुर्क है, एक अनातोलिया का रीजन है। ये कौन सा रीजन है? अनातोलिया का रीजन है। इस अनातोलिया के रीजन में सल्जूक तुर्क भी हैं। ये इस जगह पर, यहां पर जो है, यहां पर कराची स्टेट है, कराची स्टेट है। यहां पर भी एक क्रांति स्टेट है, कुछ इस तरह की स्टेट है, ठीक है जी। तो दो स्टेट है, बाकी सारा का सारा, और ये यहां पर सल्जूक है। बाकी सारा का सारा रीजन क्या है? बैजेंटाइन एम्पायर। और बैजेंटाइन एम्पायर के यहाँ पर बहुत सारे किले शिले। तो ये छोटे छोटे तुर्क लोग हैं। ये तुर्क लोग जो है ना देखते हैं। अब इन तुर्क लोगों में एक उस्मान था, उस्मान, ठीक है, उस्मान नाम था उसका, या उस्मान था, या जो भी था, ठीक है जी। तो उस्मान में जो था उसने 1299 में बुनियाद रख दी। लेकिन उसने अपने आप को सुल्तान नहीं कहा। उसने अपने आप को सुल्तान नहीं कहा। सुल्तान पहली बार जो है वो किसने कहा जी? उरहान ने। उरहान जो है फर्स्ट सुल्तान ऑफ अच्छा जी। उरहान जो है ना, अब इसके पास ना एक बड़ा मौका आया कि जो बैजेंटाइन रूलर था ना, बैजेंटाइन रूलर उस टाइम का, उसकी बेटी के साथ इसकी शादी भी हो गई। और इसको ना, इसने, क्योंकि उरहान ने उससे मदद मांगी, बैजेंटाइन एम्पायर जो एम्पायर था उसने इससे मदद मांगी कि मुझे जो है ना तू सपोर्ट करियो जब हमारे रोमन एम्पायर में कोई मामला हो, कि भाई जब वार ऑफ सक्सेशन हो ना तू मुझे मेरी मदद करियो। इसने कहा ठीक है। इसने कहा मुझे बदले में क्या कर, अगर ये तो है अनातोलिया, ये एशिया माइनर कहते हैं इसको, ठीक है जी। और यहां पर आपको पता है बासफोरस ब्रिज है, ठीक है जी, बासफोरस ब्रिज है। और यहां पर करके ये था गैलीपोली, और ये है एड्रिन। ये गैलीपोली और ये है एड्रिन। इसने कहा ओरहान ने कि मुझे यार तू गैलीपोली पेनिनसुला जो है ना इसके अंदर मुझे थोड़ी सी जगह दे, ठीक है जी। गैलीपोली पेनिनसुला के अंदर मुझे क्या दे तू? थोड़ी सी जगह दे। उसने कहा अच्छा। उसने मान गया, मजबूर था वो। तो ये यहां पर आ गए। ये जैसे यहां पर पहुंचा, इसने साथ एड्रिन को भी पता कर लिया, साथ एड्रिन को भी पता कर लिया। एड्रिन को पता करके गैलीपोली और एड्रिन दोनों किसके? ओटोमन एम्पायर के कब्जे में चले गए। अब उरहान के बाद इसका बेटा आया मुराद, ठीक है। अब ये जो कराची स्टेट थी, इस कराची स्टेट के साथ भी इनका कॉन्फ्लिक्ट हुआ। और कराची स्टेट के ऊपर कंट्रोल किसका आ गया जी? उरहान के दौर में ही ओटोमन का। और इनके पास ये काफी सारा लैंड जो है ना इनके पास आ गई। इनके पास काफी सारी लैंड आ गई ओटोमन एम्पायर के पास। और फिर उसके बाद ये मुराद जो फर्स्ट था, मुराद फर्स्ट ने यहां पर काफी सारे एरिया के ऊपर कब्जा कर लिया। काफी सारे एरिया के ऊपर कब्जा करने के बाद मुराद फर्स्ट ने क्या किया? इसने पहली बारी जेनेसरीज, जेनेसरीज क्या होते हैं? इसने कहा कि भाई जो भी क्रिश्चियन लोग हैं ना यहाँ पर हमारे रियासत में रहने वाले, उनके ऊपर फर्ज है कि वो अपना एक जो है ना 5 साल से लेकर 18 साल का बच्चा हमें देंगे, ठीक है जी। तो ये लोग क्या करते थे, क्योंकि ये जो तुर्क कबाइल है ना, इनकी पहली वफादारी अपने कबीले के साथ होती है।
ठीक है जी, अपने सरदार के साथ होती है, उसके बाद ये किसी के बात मानते हैं। यानी कोई भी बात है इसमें बगावत हो सकती है। तो उस बगावत की वजह से, उस बगावत को कुचलने की वजह से और अपनी इलीट फोर्स बनाने के लिए, इलीट फोर्स अपनी कायम करने के लिए मुराद अव्वल ने क्या किया जी, जेनेसरीज कायम की कि एक मैं अपनी पर्सनल बॉडीगार्ड की फोर्स बनाऊंगा। और वो क्या करता था, ये बच्चे लेता था 7 साल से 18 साल के बच्चे, इनको कलमा पढ़ाते थे, कलमा पढ़ाकर अरबी सिखाकर तुर्किश से कबान सिखाकर पूरी इनकी तरबियत करके, बेहतरीन तरबियत करके ये इसके गार्ड बन गए। और बाद में जब यूरोपियन लोगों ने भी देखा कि यार ये इसको, इस फोर्स की एक स्पेशल इंपॉर्टेंस है, एक स्पेशल जो है, लोगों ने भी ऑब्लाइज किया और लोगों ने खुशी से अपने बच्चे देना शुरू कर दिए। उसके बाद ये मामला जो है, अब उरहान के बाद मुराद आ गया। अब मुराद के बाद इसका बेटा था बायजीद, जिसका नाम है बायजीद यल्द्रम। ठीक है जी, इसे थंडरबोल्ट भी कहते हैं। ठीक है जी, क्योंकि ये जो है ना, इसने भाईजान यूरोप के अंदर ये आज तक कोई जंग नहीं लड़ा, हारा, इसे अनडिफीटेड कहते हैं। अच्छा जी, अब ये जो है ना बड़ा पावरफुल था और इसने ये पूरा का पूरा रीजन भी अपने कंट्रोल में ले लिया था और सर्बिया को भी अपने कंट्रोल में ले लिया था। सर्बिया भी इसको जो है, यूरोप के अंदर इसकी बड़ी जो है पावर बन गई थी और यानी इस पूरे रीजन के ऊपर जो है ना इसकी बड़ी एक कंट्रोल बन गया था। यानी और ये जो कराची स्टेट थी, सल्जूक स्टेट थी, ये भी खत्म हो चुकी थी अब तक। ठीक है जी, और ये क्योंकि बात है 1399 से लेकर 1401 तक की। ठीक है जी, जब ये बना है, ये 1299 में बना है, 1299 में ओस्मान आया, उसके बाद ये तकरीबन 1350 तक रहा है, 1399 तक रहा है और उसके बाद ये 1350 तक रहा है। ठीक है जी, इस तरीके से 1350, फिर 1399, 1399 से लेकर 1401 तक, ये आपका बायजीद यल्द्रम। अब ये बायजीद यल्द्रम जो था, इसके दौर में बहुत बड़ी इंपायर थी और बहुत ज्यादा इसके पास पावर थी और ये पूरा का पूरा रीजन अनातोलिया का किसके कंट्रोल में आ गया था, इसके कंट्रोल में आ गया था। और उनके पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक कुस्तुनतुनिया बचा था, कुस्तुनतुनिया बचा था। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम हुआ, इसके पीछे जो है ना पूरी की पूरी इसकी सरहदों के साथ ईरान, इराक और पूरा का पूरा जो रीजन था ना, ये किसके कंट्रोल में था, तैमूर लंग। तैमूर लंग जो है उसने 1398 में इंडिया को फतह कर लिया। ठीक है जी, उसके बाद उसने पूरा बुखारा के इलाके से था, उज्बेकिस्तान से, पहले उसने पूरा सेंट्रल एशिया कैप्चर किया, फिर उसके बाद उसने रशिया कैप्चर किया, रशिया कैप्चर करने के बाद उसने जो है पूरा का पूरा ईरान कैप्चर किया, इराक कैप्चर किया और यहां तक उसकी वहां से सरहद लगती हुई यहां तक उसकी सरहद आ गई थी अमीर तैमूर। अमीर तैमूर जो है 1398 में उसने इंडिया को भी कैप्चर कर लिया और उसके बाद पूरा अमीर तैमूर जो है यहाँ पर मामला हो गया। अब इन दोनों की खतो किताबत हुई, जिस खतो किताबत के नतीजे में क्या हुआ जी, ये बायजीद यल्द्रम जो था, बायजीद यल्द्रम ये भी अपने आप को बड़ा पावरफुल समझता था, लेकिन जो है ये अमीर तैमूर वो भी अपने, उसके अंदर भी बड़ा एरोगेंस था और अमीर तैमूर का दहशत बड़ी जबरदस्त थी। वो क्या करता था, जहां पर भी जाता था ना उन सब लोगों को कत्ल कर देता था, फिर उनके खोपड़ियों के मीनार बनाता था, खोपड़ियों के मीनार बनाकर जो है ना ये खबर पूरी की पूरी जो है ना जगह पर फैला देता था कि भाई अगर हमारे साथ जंग लड़ोगे तो ये कर ऐसे होगा। अब यहां पर था अनकरा, यहां पर क्या था, अनकरा। अब इनकी खतो कताबत हुई, इनकी बात नहीं बनी। ठीक है, दोनों किस चीज पर हो गए जी, जंग पर आमादा हो गए, जंग पर आमादा हुए। अब तैमूर अपना लश्कर लेकर आया, तैमूर लश्कर लेकर आया अनकरा के ऊपर और फिर उसने जो है ना बायजीद यल्द्रम उसके आगे गया, लेकिन अमीर तैमूर ने जो है ना पीछे से आकर उसको क्या कर लिया जी, कैप्चर कर लिया कि भाई अब ये वाली पोजीशन जो है अमीर तैमूर के पास आ गई और ये वाली पोजीशन किसके पास आ गई, बायजीद के पास आ गई। अब जो एडवांटेज था वो अमीर तैमूर के पास चला गया। भाई अमीर तैमूर ने इसकी पूरी की पूरी फौज जिबा कर दी और इस बायजीद यल्द्रम को भी गिरफ्तार कर लिया। ये जो इतना बड़ा सिस्टम बना हुआ था ना, ये सारा सिस्टम खत्म और जी जो है ना, लेकिन फिर क्या हुआ, अल्लाह की करनी। अच्छा, मैं वो एक पॉइंट आपको बता रहा था कि अरबों से पूरी की पूरी सल्तनत अब तुर्कों में शिफ्ट हो चुकी है। सल्जूक तुर्क, ममलूक भी तुर्क, ये ओस्मान भी तुर्क, तैमूर भी तुर्क।
ठीक है जी। ये सारे तुर्क लोगों के पास इस्लामी सारा का सारा कंट्रोल है। मक्का मदीना का भी कंट्रोल उनके पास, शाम का कंट्रोल भी उनके पास, हर चीज का कंट्रोल उन्हीं के पास, और ये नॉर्थ अफ्रीका का कंट्रोल भी उन्हीं के पास, और सारा मामला इनके पास। अब ये क्या हुआ जी, 1405 में अमीर तैमूर मर गए। अमीर तैमूर डाइड 1405 में। अमीर तैमूर जब मरा तो अब अमीर तैमूर का ये था कि वो इतनी बड़ी सल्तनत में जब करता होता था ना इन्वेजन, इंडिया में भी उसने की इन्वेजन, यहाँ पर रुका नहीं। उसका था कि मैं पूरी दुनिया पता करूं, उसका था पूरी दुनिया पता करूं, वो कहीं पर भी रुक कर वो नहीं करता था। उसने ये जो बायजीद यल्दरम था ना, इसके 4 बेटे थे, उनको छोड़ दिया, उनको पनाह दे दी, और उन्होंने कहा जाके तुम अपने हुकूमत संभालो। लेकिन यहाँ पर उसके 4 बेटे मूसा, ईसा और बाकी 2 और थे, उन चारों के दरमियान जंगी हुई, सिविल वार चलती रही 1401 से लेकर 1414 तक। 1401 से लेकर ये खत्म हो गई, ठीक है जी। लेकिन अब आप सोचोगे यार यूरोप में क्या हो रहा था। अब यूरोप में देख लो क्या हो रहा था। ये यूरोप में इस टाइम पर, यानी वो उस्मानी जब यूरोप को कंट्रोल कर रहे थे, ये सर्बिया को, बोस्निया को, बल्गारिया को, तो ये यूरोप वाले क्यों नहीं आ रहे थे? तो वो मैंने आपको बैकग्राउंड क्लियर कर दिया। 1337 से लेकर 1453 तक उनकी जंग चल रही है, 100 ईयर बाद, वो आपस में लड़ने में मसरूफ है, और यहां पर ये जो है अपनी गेम्स किए जा रहे हैं। अब जब अमीर तैमूर मरा और 1401 से लेकर 1414 तक सिविल वार रही ओस्मान अम्पायर में। उसके बाद इस सिविल वार के बाद महमद सेकंड, ठीक है, पहले महमद फर्स्ट आया, फिर महमद फर्स्ट के बाद जो है ना मुराद सेकंड आया। मुराद सेकंड जो था ना, मुराद सेकंड कुछ दिनों के लिए आया, फिर उसका बेटा आया सुल्तान मोहम्मद फातेह, जिसको हम जानते हैं सुल्तान मोहम्मद फातेह। वो 1451 से लेकर 1481 तक, ठीक है, 1451 से लेकर 1481 तक ये सुल्तान मोहम्मद फातेह, ये सुल्तान मोहम्मद फातेह जो है, सुल्तान मोहम्मद फातेह 1451 से लेकर 1481 तक। अब यानी ये सारा सिविल वार का एरिया चला, फिर रीग्रुप किया, रीऑर्गेनाइज किया। अब इनके अंदर, तुर्कों के अंदर एक और भी रिवाज था, लेकिन वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जानना चाहते तो ये था कि अपने भाइयों को मारना बहुत जरूरी था। तो ये जितने भी हुक्मरान आए हैं कि ये सारे के सारे अपने बाकी भाइयों को मार देते थे, ठीक है जी। और ये रस्म शुरू हुई है मुराद के टाइम पर। मुराद ने सबसे पहले अपने भाइयों को मारा है, ठीक है जी। उसके बाद बायजीद ने अपने भाइयों को मारा है, फिर उसके बाद जो है मुराद ने मारा है। और ये सुल्तान मोहम्मद जो फातेह था, इसका कोई भाई बड़ा नहीं था, लेकिन इसकी एक जो है ना सर्बियन माँ में से एक बच्चा था जो है ना 1 महीने का, तो इसने उसको जो है ना कड़ल कर दिया था, ठीक है जी। अपने एक छोटे से भाई को मरवाया था, बाकी इसने अब बड़े भाइयों को नहीं मरवाया था सुल्तान मोहम्मद फातेह ने। तो ये मोहम्मद 3 सुल्तान मोहम्मद फातेह। तो क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना होता था, अगर कोई भी जिंदा होगा तो सिविल वॉर ये लड़ने में बहुत ज्यादा है, आप इधर फिर कंट्रोल नहीं हासिल कर सकते, फिर लाखों लोगों की जिंदगियों से बेहतर है कि 2-3 को मार दो। तो सबसे पहले वो ये कहते हैं कि भाई जो है ना ये सिस्टम जो है ना वो इस तरह से कर दो कि भाई इतने ज्यादा लोगों को मरने से बेहतर है कि अपने भाई को मार दो, ठीक है। तो वो कंट्रोल और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए अपने भाई को मार देते थे। अच्छा जी, अब जब ये आया ना, इसके दौर में इसने पूरा का पूरा दोबारा रीगेन कर लिया था ये वाला हिस्सा, रीगेन करके अब इसका जो बाप था ना मुराद सेकंड की एक थी ख्वाहिश कि यार वो जो ये इस्तांबुल है ना, अब ये इस्तांबुल जो है ना ये कंट्रोल में था किसके? बैजेंटाइन एम्पायर के कंट्रोल में था। और इसके ऊपर हजरत उस्मान के दौर में भी कोशिश हुई, हजरत अमीर माविया के दौर में भी कोशिश हुई, अब्बासियों के दौर में भी कोशिश हुई, और बहुत सारे लोगों ने कोशिश की, लेकिन इसे कोई पता नहीं कर सका। मुराद सेकंड ने भी, इसके बाप ने, सुल्तान मोहम्मद फातेह के बाप ने भी कोशिश की, लेकिन ये जो 21 साल का छोकरा था सुल्तान मोहम्मद फातेह, 21 ईयर ओल्ड, 21 ईयर ये ओल्ड जो था, इसने जो है ना 21 साल का ये सुल्तान मोहम्मद फातेह, इसने इस बैजेंटाइन अंपायर का
क्योंकि एक तो ये जो जगह है ना बड़ी सेंट्रल पॉइंट है, ये सेंट्रल पॉइंट है यूरोप, इसके ऊपर यहाँ पर बास्फोरस जो है स्ट्रेट है, ठीक है जी, बास्फोरस स्ट्रेट है और ये यूरोप को और इसको मेनलैंड को मिलाता है। तो ये बड़ा ही एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, जहां पर जो है ना रहकर बहुत सारी चीजों का एडवांटेज होता है। तो फाइनली 1453 में 29 मई 1453 में सुल्तान मोहम्मद फातेह ने ये बैजेंटाइन अंपायर जो है नमाज का टाइम होगा। हाँ ठीक है, नमाज
अच्छा, अच्छा इसमें ना अब हम यहाँ तक पहुंच गए कि बैजेंटाइन एम्पायर जो है ना वो फतह हो गया। वो जो एम्पायर 330 एडी में कायम हुआ था ना, कॉन्स्टेंटाइन ने जो किया था, वो जो कायम हुआ था बैजेंटाइन एम्पायर 330 एडी में, वो 1453 में, यानी 1000 साल बाद वो आज उसका, अब ये बैजेंटाइन एम्पायर खत्म 1453 में। और किसने फतह की? एक 21 साल के लड़के सुल्तान मोहम्मद फातेह ने। अच्छा, अब यूरोप में इस टाइम पर क्या चल रहा है? 100 ईयर वार, 30 ईयर वार, ठीक है जी, और सिविल वार, इस टाइप की वॉर चल रही है जी यूरोप के अंदर। और यानी एज ऑफ डार्कनेस, ठीक है जी, डार्कनेस की एज है, यानी कोई जो है सिस्टम नहीं चल रहा। अब उसके बाद क्या हुआ जी? सुल्तान, ये अब जो ओटोमन एम्पायर थी ये अपना अरूज देख रही थी, ठीक है जी। ओटोमन एम्पायर अब यहां से उठना शुरू हुई, और ये सुल्तान मोहम्मद फातेह जो है, इसका इसके बाद जो है सुल्तान मोहम्मद फातेह के बाद इसका आया बेटा, ठीक है जी। और वो जो बेटा था उसके बाद इसका जो इंपॉर्टेंट रूलर आया, और जिसमें एक सवाल भी पैदा होता है कि यार ये अभी तक सल्टानेट है, ये ओटोमन एम्पायर एक सल्टानेट है, ठीक है जी। सल्टानेट है या एम्पायर है या डिनासिटी है, ये अभी खिलाफत नहीं है, सल्तनत, ठीक है जी, ये खिलाफत नहीं है अभी, ठीक है जी। तो इसकी तस्वीर बनाओ, फिर हम आगे चलते हैं। अभी ये खिलाफत नहीं है, खिलाफत में और सल्तनत में क्या फर्क होता है ये अभी आपको पता चल जाएगा। ना ना, वो और बायजीद बुस्तामी और है, ये और है। अच्छा, अब उसके बाद क्या हुआ जी? ओटोमन एम्पायर जो है वो अपना पीक देख रही। अब उसमें इसमें ना एक आया सलीम याऊस, सलीम याऊस, ठीक है जी, सलीम फर्स्ट भी कहते हैं इसको। ये 1510 से लेकर 1517 तक इसका सुल्तान रहा, ठीक है जी, सुल्तान रहा 1510 से लेकर 1517 तक सलीम याऊस ओटोमन एम्पायर का। अब इजिप्ट के अंदर, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया जो आज का है, इससे मुराद मेरी मक्का मदीना, मक्का मदीना जो है वो, और इजिप्ट, ये दोनों चीजें हैं ममलूक के पास, ममलूक। और ये ममलूक कौन है जी? ये ममलूक डिनासिटी 1250 से लेकर 1517 तक कायम रहेगी, ठीक है जी, 1517 तक। और ये वही ममलूक हैं जिन्होंने, जिनका एक रुकनुद्दीन बर्बर, रुकनुद्दीन बर्बर, जिसने जो है मंगोलों को शिकस्त दी थी। कब दी थी जी? 1260 में। और कहां पर दी थी? एने जालूत। ये एने जालूत कहां पर है जी? सीरिया में। ये वही ममलूक डिनासिटी है 1260 में जिसने मंगोलों को भी शिकस्त दी थी। लेकिन असल में इनके साथ प्रॉब्लम ये था कि ये ना बंदूक गोली वगैरह के ऊपर जो है ना बिलीफ नहीं रखते थे। ये कहते थे कि भाई हम जो है ना उसके ऊपर करेंगे काम, तलवारों के साथ लड़ेंगे। तो लेकिन ये उस्मानी जो थे तो ये तो तोप वाले, और जो कॉन्स्टेंटिनोपल था ये भी बड़ा तोप से फतह किया गया था, ठीक है जी। तो तोपों वालों की जब लड़ाई होगी, किनके साथ? बंदूकों वालों की। इनके साथ सलीम याऊस ने कर दिया ममलूक डिनासिटी के ऊपर हमला 1517 में, ठीक है जी। ओटोमन, सलीम लिख देते हैं, सलीम इन्वेडेड
ममलूक इन 1517। ठीक है जी। इनका उस वक्त जो हुक्मरान था वो था तुमन बे। अब यहां पर मैं आपको एक बात बताऊं, असल में जो चीज है ना, ये जितने भी ममलूक हैं, ये तुर्क हैं या ये मुगल हैं या ये अमीर तैमूर है, ये अरब लोग नहीं है। और इस्लाम कहां से आया? इस्लाम आया अरब से। इस्लाम कहां से आया? इस्लाम आया अरब से। इस्लाम आया अरब से, और ये अरब लोग नहीं है। ये जो रुकनुद्दीन, ये तुर्क लोग हैं, अमीर तैमूर है, मंगोल हैं, ये सारे, तो इनको ना अथॉरिटी वो नहीं मिलती। तो ये अपनी सारी कारनामों को, इतनी बड़ी बड़ी ये जो जंगें लड़ते हैं, इतने बड़े बड़े ये जो इलाके फतह करते हैं, तो ये उस चीज को इस्लामिक रंग देने के लिए ना, इन्होंने जो अरब का कोई ना कोई हुक्मरान होता है ना, उसकी पनाह ली होती है। जैसे मैं इसकी ममलूक की दूं, तो ममलूक खुद तो थे इनके हुक्मरान, हुकूमत यही चलाते थे। सुमन बे जो है, रुकनुद्दीन बरबर जो है, सदूस, इस तरह के लोग, नासिरुद्दीन, इस तरह के लोग हुकूमत चलाते थे। लेकिन पपेट इन्होंने अब्बासियों के खलीफा को भी अपने साथ बिठाया हुआ था। 1258 के बाद अब्बासी खलीफा को भी 1517 तक ये नॉमिनल रोल के साथ कि भाई, और उस अब्बासी खलीफा से बाबर ने भी फतवा लिया था। बाबर भी फतवा लेता था, कुतुबुद्दीन ऐबक भी फतवा लेता था, दिल्ली सल्तनत वाले भी फतवा लेते थे उससे कि हाँ भाई हम हुक्मरान हैं। उसके नाम का एक खुतबा पढ़ देते थे, उसे राजी कर देते थे कि भाई हम देखो बिल्कुल लेजिटिमेट रूलर है, हम इस्लाम का नाम लेकर आए हैं, हम इस्लाम के हुक्मरान हैं। जैसे आपको बताऊं, जैसे आपका वो गयासुद्दीन तुगलक था, और ये आपका मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक अपने आप को बहुत बड़ा लीडर कहता था। वो कहता था मैं इस्लाम का जो है ना वो बहुत बड़ा वो हूँ। तो इस तरीके से, लेकिन वो खुद तो नहीं क्लेम कर सकते थे। क्यों? पीर होने के लिए तो क्या चाहिए? वो कहते थे अरब होना चाहिए कोई। ठीक है, इस्लाम तो वहां से आया, तो अरबों को वो रखते थे, और इसलिए मक्के मदीने के ऊपर अटैक करने से भी गुरेजा किया जाता था। लेकिन ये ओतमान जो सलीम याऊस था, इसने ममलूक के ऊपर 1517 में कर दिया हमला, और इनको कर दिया, हरा दिया। और अब पहली बार ये फर्स्ट तुर्क कैलिफ सलीम याऊस, सलीम फर्स्ट, ये क्या बन गया? अब खिलाफत जो अब्बासियों के पास थी, अरबों के पास जो नाम की थी, सिर्फ उनकी पावर जीरो थी। पावर उनकी जीरो थी, बस वो नाम के रह गए थे। 1517 तक, 1258 में हलाकू खान ने खत्म कर दिया था। उनकी सिर्फ बगदाद में रह गई थी ना हुकूमत, वो बगदाद से भी खत्म हो गई थी, उनको जिबा कर दिया था। तो उसके बाद उनको नाम उनका जिंदा रखने के लिए ममलूक उन्हें देते थे पनाह, और उनका नाम भी यूज करते थे कि भाई हम, और उनके नाम का खुतबा भी पढ़ देते थे। ठीक है जी, यानी उनको नॉमिनल रोल दिया था। अब खिलाफत अरबों से उठकर नाम चली तो बहुत पहले गई थी, 861 में। 861 में जो पावर थी वो खिलाफत की, और जो इस्लामिक हुकूमत की जो पावर थी वो तुर्कों के पास चली गई। और उसका ऐलान कब हुआ है? उसका ऐलान 1517 में हुआ। क्या जी, इसने फतह कर लिया, और मक्का और मदीना भी किसके कंट्रोल में चले गए? इसके कंट्रोल में चला गया। इजिप्ट भी इसके कंट्रोल में चला गया, और ये सऊदी अरेबिया भी इसके कंट्रोल में चला गया। और ये सलीम याऊस क्या बन गया जी? पहला खलीफा ऑफ इस्लाम। पहला खलीफा कौन बन गया जी आपका? 1517 में। अब ओटोमन एम्पायर के अंदर दो ऑफिस क्रिएट हो गए। पहले नंबर पर ऑफिस है ऑफिस ऑफ सल्तनेट, जिसका हेड कौन है? सलीम। दूसरे नंबर पर इसका कौन सा ऑफिस खुला? ऑफिस ऑफ कैलिफेट ऑफिस, और उसका हेड भी कौन है? ये। लेकिन ऑफिस दो हो चुके हैं। अब खलीफा भी है ये सुल्तान भी है। सुल्तान भी है और खलीफा भी है। ये पहला बंदा है जिसने ये कर दिया। उसके बाद सलीम याऊस ने, अब इसकी सल्तनत बहुत बड़ी फैलना शुरू हो गई। और कैसे तक फैलना शुरू हो गई? ये यानी पूरा इजिप्ट इसके कंट्रोल में चला गया, ममलूक हुकूमत इसके, पूरा अनातोलिया इसके कंट्रोल में चला गया, ईरान के कुछ हिस्से इसके कंट्रोल में चला गया, शाम पूरा इसके पास आ गया, पूरा का पूरा रीजन इसके पास। फिर इसने, इसके बाद आया इसका बेटा सुलेमान दी मैग्निफिसेंट। सुलेमान दी मैग्निफिसेंट, ये इसके दौर में पीक देखेंगे।
सुलेमान दी मैग्निफिसेंट कब आया? 1220 से लेकर 1266 तक सुलेमान दी मैग्निफिसेंट, सॉरी 1500, 1566 तक। अब इसने ये भी अब खलीफा भी है और क्या है, अब इसके दौर में उस्मानियों ने क्या किया, उस्मानियों ने इसके दौर में, एक तो इनके पास सलीम याउस ने ये पता कर लिया, इसके दौर में ग्रीस, सर्बिया, बल्गारिया, रोमेनिया, यूक्रेन जो रशिया का पार्ट है, और उसके बाद हंगरी, उसके बाद जो है बोस्निया, अल्बानिया, उसके बाद जो है क्रोशिया नहीं, बोस्निया, अल्बानिया, और उसके बाद जो है कोसोवो, मैसिडोनिया, ये पूरे यूरोप के ये इलाके थे ना, ये भी इसने पता कर लिए, ये यूरोप के सारे इलाके इसने पता कर लिए। और इसके दौर में जो है ना, ये यूरोप में अब क्या वजह थी, क्यों उन्हें रेजिस्टेंस नहीं मिल रही थी, तो उसका बैकग्राउंड मैं पहले ही स्टैब्लिश कर चुका हूं कि उधर क्या चल रही थी, उधर तो आपस में जंगें चल रही थी। लेकिन यहां पर एक काम और हुआ जो आज मैं बता दूंगा आपको। ये जब 1453 में बैजेंटाइन एम्पायर खत्म हुई ना, सुल्तान मोहम्मद फातेह ने, अब ये लोग कौन थे, ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स, ये लोग कौन थे, ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स, और ये लोग चले गए। अब सुल्तान मोहम्मद फातेह ने इन्हें ऑप्शन दिए, यहां पे रहना चाहते हो यहां पे रहो, अपने मजहब की प्रैक्टिस करना चाहते हो करो, अगर तुम जाना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी है। तो ये लोग चले गए इधर से, ये लोग जाकर इटली के 2 शहर वीनस और फ्लोरेंस, इन 2 शहरों में जाकर आबाद हो गए, इटली के 2 शहरों में वीनस और फ्लोरेंस। और इन्होंने जाकर 1460 में जर्मनी का एक बंदा था जिसका नाम था जोहानस गेटनबर्ग, उसने प्रिंटिंग प्रेस बना दी। अब 1566 में जब ये सुलेमान दी मैग्निफिसेंट मरा, उसके बाद आया इसका बेटा जो है ना बायजदीद सेकंड। तो वो ये बायजदीद सेकंड था ना, उसने फतवा दे दिया कि प्रिंटिंग प्रेस हराम है। लेकिन वहां पर यूरोप के अंदर 1460 में जो प्रिंटिंग प्रेस बन गई, उस प्रिंटिंग प्रेस ने जो है वो जो लिटरेचर था, जो ये यहां से ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स वाले लोग गए थे, ये ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स वाले लोग उन लोगों की तरह नहीं थे, यूरोपियन लोगों की तरह। यूरोपियन लोग तो क्या कहते थे कि साइंस के बारे में जो बात करेगा विच, उसकी कब्र से निकाल कर उसको मार दो। लेकिन ये इन लोगों ने वहां पर जाकर लोगों के ख्याल बदलना शुरू किए, और ये ख्याल बदलते 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 यूरोप का उस पीरियड को क्या कहते हैं, रेनेसेंस। ठीक है जी, रेनेसेंस कहते हैं उस पीरियड को। और वो क्यों रेनेसेंस हुआ, वो इस वजह से रेनेसेंस हुआ कि ये जो ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स लोग थे ये वहां पर चले गए। और दूसरे नंबर पर उसकी क्या वजह थी, दूसरे नंबर पर उसकी वजह थी वो प्रोटेस्टेंट सेक्ट, वो जो प्रोटेस्टेंट था, यानी मजहब को उन्होंने इंटरवेंशन को बिल्कुल बंद कर दिया और लोगों की सोचने के एंगल को खोल दिया। लोगों ने मजहब से हटकर चीजों को जब सोचा और नए नए आइडियाज जनरेट किए, पहले वो पेंटिंग्स आई, पहले फिर उसके बाद लिटरेचर आया, फिर उसके बाद ड्रामे आए, फिर उसके बाद डिफरेंट टाइप का उनका जो क्रिएशन थी वो सामने आना शुरू हुआ, और फिर इन्वेंशन होना शुरू हो गई और यूरोप ने तरक्की शुरू कर दी। लेकिन इस पीरियड में क्या हो रहा था, इस पीरियड में ये ओटोमन एम्पायर बिल्कुल जो है, लेकिन यहां पर एक बारबरोसा था, ऑस्ट्रिया का किंग बारबरोसा। 1529 में सीज ऑफ वियना हुई, ऑस्ट्रिया का जो कैपिटल था वो सीज जो है ना वो हार गए। ठीक है जी, यानी स्टेलमेट हो गए, हार नहीं गए, जीत नहीं सके ऑस्ट्रिया को। अगर ऑस्ट्रिया जीत जाते, वो बिल्कुल सेंट्रल यूरोप था, ऑस्ट्रिया के बाद फ्रांस, ठीक है जी, और ऑस्ट्रिया के ऊपर जर्मनी, ठीक है, तो पूरा यूरोप ओटोमन एम्पायर फतह कर लेती। लेकिन वहां पर ऑस्ट्रिया में जो फ्रेडरिक बारबरोसा, और वो जो न्यूजीलैंडर था उसने भी अपनी गन पर बारबरोसा लिखा हुआ था कि ये वो बंदा है जिसने पूरे यूरोप के अंदर मुसलमानों को रोका।
ठीक है जी, ये वो बंदा है जिसने, वो अपनी तारीख को कितने अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये वो बंदा था जिसने ओटोमन एम्पायर को रोक दिया था, वरना ओटोमन एम्पायर पूरे यूरोप को कैप्चर कर जाती। यानी एक छोटी सी जो है, हालांकि वियना भी कैप्चर हो गया था, वियना भी कैप्चर हो गया था, बस इनकी अपनी अलग ही करनी थी। ठीक है जी, बस यही कह सकते हो, क्योंकि कोई मुकाबला ही नहीं था, इतनी बड़ी एम्पायर। और इसमें में जो पूरी मेडिटेरेनियन सी है, इस मेडिटेरेनियन सी के सारे आइलैंड्स, वो जो बारबारोसा ब्रदर्स थे, सिराजुद्दीन और हेराजुद्दीन, दो भाई थे, वो जो है ना, वो क्या हुआ जी, उन्होंने पूरी मेडिटेरेनियन सी के ऊपर, ये जो मगरिब का रीजन था अफ्रीका का, नॉर्दर्न अफ्रीका, ये पूरा का पूरा ये भी ओटोमन के कंट्रोल में आ गया। और वो किसने पता किया? वो बारबारोसा ब्रदर्स। बारबारोसा ब्रदर्स ने नॉर्थ अफ्रीका का पूरा रीजन उस्मानियों के कंट्रोल में दे दिया, और मेडिटेरेनियन सी के ऊपर पूरी की पूरी वो अपने शिप के जरिए से सब पूरा मेडिटेरेनियन सी में अब तिजारत होगी तो किसके कंट्रोल से होगी? ओटोमानियों के कंट्रोल से। उन्होंने समुद्रों में भी और उन्होंने जो है लैंड के ऊपर भी ऑस्ट्रिया तक यूरोपियंस को रोक दिया। यहां तक आज हमने बस पढ़ा, उनको क्या कर दिया? रोक दिया। इसको अब हम कल, यानी ये बात आपने लाजमी याद रखनी है कि इसका बैकग्राउंड क्या है। डिफरेंट हमने क्वेश्चन लिखे हैं, बातें लिखी हैं, सवाल लिखी है, लेकिन हासिल बहस क्या है? हासिल बहस ये है, हासिल बहस ये है कि एक तरफ ओटोमन एम्पायर है और ओटोमन एम्पायर अपना पीक देख रहे हैं सुलेमान दी मैग्निफिसेंट के दौर में, लेकिन इससे पहले 1453 में जो बैजेंटाइन एम्पायर टूटी है और उसके ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स लोग जब गए हैं उधर, और उधर जो 100 ईयर वॉर चल रही है, उधर जो मोनार्क आपस में लड़ रहे हैं और मजहब के जरिए से जो परसिक्यूशन की जा रही है, लोग उससे, जो पेजेंट्री है, जो लोअर क्लास है, वो उससे तंग आ चुके हैं, वो उससे थक गए हैं। तो इन लोगों ने, जो ये बैजेंटाइन एम्पायर के लोग उधर गए, उन्हें अपने आइडियाज जब बताए कि यार हम तो सोच लेते हैं, हम तो यार तस्वीर बना लेते हैं, हम तो अपने ख्यालात को जो है किताबी शक्ल भी दे लेते हैं, तुम्हारे इधर क्यों है? तुम्हारे, उन्होंने जब पहले तो लोग, एक दो लोग करते थे, 10 लोग एक टाइम पर करते थे, 100 लोग करते थे, उनको मार देते थे क्लर्जी, उनको रिलीजियस लोग मार देते थे, मोनार्क भी उनके साथ मिले हुए थे। लेकिन जब ये बैजेंटाइन अंपायर से इटली और फ्लोरेंस और वीनस के अंदर लाखों लोग जब आ गए और लाखों लोगों ने अपने आइडियाज जो है ना वो पुट करना शुरू कर दिए, और फिर उनकी देखा देखी एक प्रोटेस्टेंट सेक्ट भी आ गया, तो यूरोप के अंदर एकदम मजहब के खिलाफ जो है ना वो बातें होना शुरू हो गई और लोगों ने सोचना शुरू कर दिया। ठीक है जी, और वो जो है पीरियड क्या कहलाता है? रीबर्थ ऑफ लर्निंग, दैट इज कॉल्ड रेनेसांस। कल हम इंशाल्लाह वो देखेंगे यूरोप के पीरियड को, लेकिन उसमें साथ हमने ये ओटोमन एम्पायर, मुसलमानों का यहाँ से डार्क एजेस शुरू, मुसलमानों ने प्रिंटिंग प्रेस क्या कर दी? हराम। मुसलमानों ने हराम दे दी, लेकिन वो टेक्नोलॉजी में आगे, उनका लिटरेचर छप छप के पूरे लोगों के पास जा रहा है, वो लोग लिटरेचर पढ़ रहे हैं, नई नई चीजें इन्वेंट कर रहे हैं। लेकिन हमारे मुसलमान जो है वो क्या कर रहे हैं जी? ओटोमन जो एम्पायर हमारी उस टाइम पर, जिसके पास खिलाफत भी थी और जिसके पास सल्तनत भी थी, उसने उस चीज को हराम करार दे दिया। और उसके बाद फिर सुलेमान दी मैग्निफिसेंट के बाद ओटोमन एम्पायर का डिक्लाइन शुरू हो जाएगा, और डिक्लाइन होती 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 1853 से लेकर 1856 तक एक वॉर होगी जिसे कहेंगे क्रीमियन वॉर, जिसमें जो है बर्तानिया जो है वो ओटोमन एम्पायर का साथ देगा, लेकिन फिर भी जो है ये कुछ नहीं जो है ना अचीव कर सकेंगे। इसलिए फिर तुर्की को क्या कह देंगे? यूरोप का मर्दे बीमार, सिक मैन ऑफ यूरोप। ठीक है जी, सिक मैन ऑफ यूरोप कह दिया जाएगा इसको। ठीक है जी, तो फिर ये ओटोमन एम्पायर के साथ इवेंचुअली फिर ये होगा, और फिर फाइनली जो है ये ओटोमन एम्पायर जो है वो टूट जाएगी। ठीक है जी, ये भी हम बाद में देखेंगे। कोई सवाल है? ठीक है, ये मैं एक बैकग्राउंड बना रहा हूं क्योंकि साथ में यानी यूरोप की हिस्ट्री और ये एशियन कैसे आपस में कोलाइड कर रहे हैं। पिक्चर बना लो। ये दो भाई कब आए थे, किस सन में आए थे? बारबारोसा ब्रदर्स, ये सुलेमान दी मैग्निफिसेंट के दौर में, ये जो, और फाइनली जब ये दोनों जो है ना भाई मर जाएंगे, उसके बाद होगी बैटल ऑफ लेपांटो। बैटल ऑफ लेपांटो जो है ना वो नेवल एक बैटल होगी जिसमें ओस्मानियों के फ्लीट को हरा दिया जाएगा, और दोबारा जो है यूरोपियन पावर जो है उभरना शुरू हो जाएंगे, और स्पेनिश लोग जो है वो उभरेंगे, फिर उसके बाद ब्रिटेन लोग उभरेंगे, फिर जो है ना बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, और ये लोग यूरोपियन उभरते जाएंगे, और इस्लाम फिर डाउनवर्ड होता होता, मुसलमान भी डाउनवर्ड होते 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 खत्म हो जाएंगे, और फिर बड़ी बड़ी पावर्स बन जाएंगी, वर्ल्ड वॉर 2 आ जाएगी, वर्ल्ड वॉर 1 आ जाएगी। ठीक है जी, ये होगा जी। ईद की इंशाल्लाह 3 छुट्टियां होंगी।
ईद की इंशाल्लाह 3 छुट्टियां होंगी। हज हज जो करने जा रहे हैं उसको छुट्टी है। सर वो बकरा ले लिया हज की इंशाल्लाह देखते हैं, प्लान करते हैं। अगर हफ्ता इतवार को क्लास हम कर लेते हैं, इस हफ्ता इतवार अगर क्लास तुम लोग ले लेते हो इस हफ्ता और इतवार को, ठीक है जी, तो फिर सोमवार मंगल को छुट्टी दे देते हैं। सर पूरा हफ्ता ही दे नहीं चलो करते हैं इसको डिस्कस। आगे पीछे आएंगे।